कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप यूएस कैलिस्टर देखने मिलता है जिसके अंदर कैप्टन रॉब दाखिल होते हैं और वहां पर उनके साथी में जेम्स दूसरे स्पेसशिप के रास्ते में आने के बारे में बताते हैं और उसकी डिटेल बाकी साथी देते हैं। और तब रॉब कहता है कि हमारे सामने वाला दुश्मन बिली होगा और वहां पर उसकी टीम में उसके दूसरे साथी में डैनी, अमित, नेट और इलेना होते हैं और वो कहता है कि दूसरे शिप पर हमला कर दो। और तब उसकी टीम डर जाती है और वहां पर रॉब कहता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। लेकिन वहीं पर दुश्मन उन पर हमला करते हैं और तब रॉब कहता है कि अब हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, जिसमें पास में गैस क्लाउड में जाकर हमारी शिप की पावर बढ़ा लो और पावर्स के बढ़ने पर उन पर हमला करना। जिसमें कुछ ही देर में वो लोग दुश्मन के शिप पर हमला करते हैं और तब बिल स्पेसशिप में कांटेक्ट करके कहता है कि रॉब तुम काफी बुरे हो और आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तब रॉब कहता है कि मुझे क्रिस्टल चाहिए जिससे तुम तुम्हारे स्पेसशिप को पावर देते हो। और तब बिल कहता है कि नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और तब रॉब उसके शिप को एक ही धमाके में उड़ा देता है और तब उसकी पूरी टीम खुश होती है और वो कहते हैं कि कैप्टन आप सबसे बेस्ट हो। और तब वहां पर अमित कहता है कि दुश्मन की शिप से बिल भाग गया है और वो पास के प्लेनेट पर गया होगा। और तब रॉब कहता है कि उसे जाने दो, हम लोग उसे बाद में देखेंगे। और वहां पर सभी लोग रॉब की तारीफ करते हैं और रॉब वहां पर डैनी और इलेना को किस करता है। और फिर कहानी असल दुनिया की देखने मिलती है जिसमें रॉब एक आम आदमी होता है और फिर वो आगे बढ़ता है जिसमें असल में उसके बाल भी पूरे नहीं होते और उसके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट एलेना होती है जो कि रॉब को इग्नोर करती है। और असल में रॉब उस गेम की कंपनी का मालिक होता है और तभी भी एलेना उसे आईडी के लिए परेशान करती है और रॉब के रिक्वेस्ट करने पर वो उसे अंदर भेजती है। और वहां पर हमें काफी सारे लोग रॉब की गेम इन्फिनिटी खेलते हुए नजर आते हैं जिसमें उसे ऑफिस का एक एम्प्लॉय नेट मिलता है जिसे हमने गेम में देखा था। और तब रॉब उससे कॉफी बनाने की रिक्वेस्ट करता है और वो नेट मान जाता है। और वहां पर आगे बढ़ने पर रॉब को वहां पर डैनी नजर आती है जो कि पूरा दिन फोन पर होती है और रॉब के गिरने पर बिल उसकी मदद करता है जिसे हमने गेम में विलन के रूप में देखा था। और फिर रॉब वहां से अपनी ऑफिस में आता है और तब वहां पर कैट नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है, हेलो सर, आपने इन्फिनिटी गेम की कोडिंग करके उसे बनाया है और मैं आपकी काफी बड़ी फैन हूँ और मैंने आज ही आपकी कंपनी को ज्वाइन किया है जिसमें आपकी गेम सबसे बेस्ट है और इस गेम के अंदर अपनी एक स्पेस की अलग दुनिया है। और तब रॉब कहता है कि थैंक यू और कैट कहती है कि मैं आपके साथ काम करके काफी खुश हूँ। और फिर वो रॉब का कलेक्शन देखती है जिसमें स्पेस फ्लीट नाम के टीवी शो की चीजें देखने मिलती है। और तब रॉब कहता है कि मुझे स्पेस फ्लीट सीरीज काफी पसंद थी और उसी से इंस्पायर होकर मैंने इन्फिनिटी गेम बनाया था। और तब कैट कहती है कि उस सीरीज में भी यूएसएस कैलिस्टर नाम का शिप था जो कि आपने गेम में रखा है। और तब रॉब कहता है कि हाँ, मैंने अपनी गेम से सीरीज को ट्रिब्यूट दिया था। और वहां पर रॉब का पार्टनर जेम्स आता है और वो कहता है कि रॉब, गेम का क्रिसमस अपडेट तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और तब रॉब कहता है कि हाँ। और वहाँ कैट जेम्स से मिलती है और तब जेम्स कहता है कि मैं कंपनी का मालिक हूँ और रॉब कंपनी का मैं कोडिंग करता है और बाकी सभी चीजें मैं संभालता हूँ और चलो मैं तुम्हें कंपनी टूर कराता हूँ। और तब जेम्स कैट को बाहर पूरे ऑफिस में टूर कराता है और ये चीज रॉब को पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद रॉब आकर बाहर अमित से मिलता है और वहां पर क्रिसमस अपडेट के बारे में पूछता है और तब अमित कहता है कि उसे एक हफ्ता और लग जाएगा। और तब रॉब कहता है कि ठीक है। और वहां पर रॉब को बाकी लोगों का कैट से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। और रात होने पर रॉब अपने घर पर आता है जिसमें वो अपने सुपर पीसी पर बैठकर वहां पर ड्रिंक लेता है और एक डिवाइस को अपने सर पर लगाता है और वो पीसी में अपने इन्फिनिटी गेम के मॉडिफाइड वर्जन में घुस जाता है जिसमें उसका पूरा दिमाग उस डिवाइस में एक्टिवेट होता है जिसमें रॉब भड़का हुआ हॉट हीरो बनकर अपने स्पेसशिप यूएसएस कैलिस्टर में आता है। और वो काफी भड़का हुआ होता है जिसमें वो जेम्स पर भड़क कर कहता है कि तुमने अभी तक बिल को नहीं ढूंढा, जिसमें वो जेम्स को पकड़कर उठाकर गालियां देता है और वो अपना सारा गुस्सा अपनी टीम के इस गेम की दुनिया के कैरेक्टर्स पर उतारता है और वो कहता है कि तुम सभी लोग घटिया हो और कुछ भी काम नहीं करते। और फिर वो जेम्स को मारता है और तब वहां पर सभी लोग माफी मांगते हैं और रॉब जेम्स के ऊपर पैर रखकर आराम करता है। कुछ देर बाद वो वापस असली दुनिया में आकर शांत होता है। अगले दिन कैट अपने काम में लगी होती है और तब रॉब उस पर नजर रखता है और वहां पर जेम्स आकर कैट से बात करता है। और तब वहां पर अमित आकर रॉब को कहता है कि सर, अपडेट पर काम शुरू हो गया है और एक हफ्ते के अंदर वो पूरा हो जाएगा जिसमें पूरा हफ्ता ये अपडेट रोल आउट होता रहेगा। और तब रॉब कहता है कि ठीक है। और वहां पर कैट भी आती है और वो पूछती है कि सर रॉब, आपको कॉफी चाहिए? और तब रॉब कहता है कि हाँ।
और वहाँ पर कैट कॉफ़ी ले रही होती है और तब उसके पास डैनी मिलती है और वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे काफ़ी पकाता है और तुम्हें इस नई कंपनी में मज़ा आ रहा होगा। और तब कैट कहती है कि हाँ, यहाँ के बॉस काफ़ी अच्छे हैं, पिछले कंपनी में सभी मर्द मुझे चिपकते रहते थे। और तब डैनी कहती है कि यहाँ पर रॉब से थोड़ा दूर रहना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। और ये बातें रॉब सुन लेता है और तब कैट कहती है कि रॉब काफ़ी ग्रेट है और वो कोडिंग के देवता है। और तब डैनी पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो? और तब कैट कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ उनका काम पसंद है। और तब डैनी कहती है कि अच्छा है, उससे दूर रहना क्योंकि वो काफ़ी चिपकू है। कुछ देर बाद कैट आकर रॉब को कॉफ़ी देती है और तब रॉब उसे देखता रहता है और वहाँ पर कैट को कॉफ़ी पीते हुए रॉब देखता है। और रात को सबके निकलने पर रॉब आगे बढ़कर कैट का झूठा कप ले लेता है और वो घर पर आकर उसके डीएनए को निकालता है, जिसमें वो उसे अपने एनालाइजर मशीन में डालता है। और तब वो मशीन उसके डीएनए को एक्टिवेट करने लगता है, जिसमें वो अगले दिन तक डीएनए को एक्टिवेट करता रहता है। अगले दिन जेम्स आकर रॉब को देखता है और वो कहता है कि तुम्हारा गेम का अपडेट काफ़ी दिनों तक चलने वाला है और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी बुरी हो सकती है। और तब रॉब वहाँ पर दुखी होता है और गेम में पूरा डीएनए कैट का एक्टिवेट हो जाता है। और तब गेम के अंदर एक जगह पर कैट उठती है और वो पूरी तरह से अब गेम के अवतार में होती है। और ये देखकर कैट डर जाती है और वो बाहर आकर स्पेसशिप में घूमती है और तब उसे बाहर स्पेसशिप में अंतरिक्ष देखने मिलता है और तब वो चौंक जाती है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर कैट वहाँ से डरते डरते आगे कंट्रोल रूम में जा पहुँचती है और तब उसे वहाँ पर पूरी टीम नजर आती है। और कैट को देखकर वो कहते हैं कि ये ऑफिस में आई कोई नई लड़की होगी। और तब कैट कहती है कि तुम सब लोग मुझे जानते हो। और तब वहाँ पर बाकी लोग उसे कहते हैं कि शांत हो जाओ। और जेम्स कहता है कि तुम स्पेस के यूएसएस कैलिस्टर नाम के अंतरिक्ष के सबसे बेस्ट स्पेसशिप में हो और अब तुम हमारी टीम में हो। और तब कैट डर जाती है और वो पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और तब वो लोग उसे बिठाकर कहते हैं कि ये शिप तुम्हारे बॉस रॉब का है जो कि तुम्हारी ऑफिस में होगा। और तब कैट को चक्कर आ जाते हैं और वहां पर वो लोग उसे ड्रिंक पिलाते हैं। और वहां पर डैनी कहती है कि ये इन्फिनिटी गेम का एक ऑफलाइन हिस्सा है जो कि रॉब ने खुद के राज करने के लिए बनाया है और ये हिस्सा मेन गेम के ऑनलाइन मोड से कनेक्टेड ना होने से वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, जिसमें ये गेम रॉब ने अपने इन्फिनिटी गेम और सीरीज की डिजाइन के हिसाब से बनाया है। साथ ही असली दुनिया में उसने हमारे डीएनए से हमें यहाँ पर बनाया है, जिसमें हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम लोग असली नहीं है, बल्कि हम लोग असली दुनिया के खुद के डिजिटल क्लोन हैं। और तब कैट कहती है कि नहीं, मैं असली हूँ। और तब अमित कहता है कि नहीं, हम लोग असली नहीं है, बस हम लोग असली दुनिया से यहाँ पर आए हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। साथ ही उस दुनिया में जो भी उसका मजाक उड़ाता है उसके साथ वो यही करता है, जिसमें हम लोगों ने उसके साथ एक दो बार बुरा बर्ताव किया होगा, उसी के चलते ये हुआ है। और तब कैट कहती है कि ये सच नहीं हो सकता और तब जेम्स कहता है कि यही सच है। और तब वहां से कैट भागती है और वो बाहर आती है और तब उसका पूरा शरीर गायब होने लगता है और फिर से वो कंट्रोल रूम में सबके सामने आती है। और तब वहां पर रॉब भी होता है और वो कहता है कि तुम्हारा स्वागत है और अब तुम यहाँ पर काम करोगी। और तब कैट कहती है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी और तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। और तब रॉब वहाँ पर कैट का पूरा मुंह गायब कर देता है, जिसमें उसे कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही वो सांस ले पाती है। और उसके तड़पने पर रॉब कहता है कि तुम मेरा ऑर्डर मानोगी या तो फिर ऐसे ही तड़पोगी, क्योंकि यहाँ पर मरने के लिए भी मेरी परमिशन लगती है। और तब कैट ऑर्डर मानने तैयार होती है और वहाँ पर रॉब उसे ठीक कर देता है और वो कहता है कि अब डेस्क पर जाओ और बिल को ढूंढो। और तब कैट मशीन पर बैठती है और वहाँ पर डैनी कहती है कि कोई भी बटन दबा दो। और तब कैट वहाँ पर एक बटन दबाती है और वो कहती है कि एक प्लेनेट पर बिल छुपा हुआ है। और तब रॉब कहता है कि हम हमारी टीम के साथ वहाँ पर जाएंगे और बिल से क्रिस्टल लेंगे, जिसमें रॉब अपनी पूरी टीम के साथ उस अनजान प्लेनेट पर आता है और फिर वो आगे बढ़ता है, जिसमें उस जगह को रॉब अपने डिवाइस से देखता है। और तब कैट वहाँ नेट को कहती है कि तुम अपनी गन से रॉब को मार दो। और तब नेट कहता है कि ये गन से उसे कुछ नहीं होगा और यहाँ पर वो कभी भी नहीं मर सकता। और वहीं पर बिल आकर कहता है कि तुम सब मरोगे। और तब रॉब उससे लड़ने तैयार होता है और वहां पर एक मॉन्स्टर भी आता है, जिसमें वो मॉन्स्टर नीचे सबको मारने वाला होता है। और तब वहां पर कैट डर जाती है और वहां पर रॉब सबसे आगे होता है और रॉब कहता है कि तुम लोग हमें हरा नहीं सकते। और वहीं पर रॉब का डिवाइस बचता है और तब रॉब कहता है कि मेरे घर पर पिज्जा आ गया लगता है और वो गेम में खुद को पॉज करता है और तब उसका पूरा शरीर रुक जाता है और गेम में बिल और उस मॉन्स्टर के साथ सभी लोग शांत होते हैं। और असली दुनिया में रॉब पिज्जा लेने जाता है, जिसमें हमें उसके घर पर कैलिबर के मॉन्स्टर के डिजाइन का भी एक खिलौना नजर आता है।
और गेम में वहां पर सभी लोग बिल और मॉन्स्टर से मिलते हैं और तब डैनी कहती है कि ये हमारे साथ एना नाम की काम करने वाली लड़की थी और रॉब ने इसे मॉन्स्टर बना दिया क्योंकि वो उसका ऑर्डर नहीं मान रही थी। और तब वहीं पर रॉब वापिस आता है और वो सबको लड़ने तैयार होने कहता है, जिसमें रॉब कहता है कि दूसरी तरफ देखो वहाँ हॉट लड़कियां हैं। और तब बिल के ध्यान भटकने पर रॉब बिल को मारकर मॉन्स्टर को भगा देता है और वो बिल के पास आता है। और तब बिल कहता है कि हम लोग हजारों बार लड़े हैं और आज प्लीज तुम मुझे मार दो। और तब रॉब कहता है कि नहीं, स्पेस रूल के हिसाब से मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा और तुम यहीं पर हमेशा मुझसे लड़ते रहोगे। और फिर वो बाकी लोगों के साथ स्पेसशिप में वापस आता है, जिसमें वहां रॉब एक के बाद एक सभी लड़कियों को किस करता है और कैट की बारी आने पर वो मना कर देती है और रॉब को मारती है। और तब रॉब कहता है कि आज तुम्हें तड़पाने का मेरा मूड नहीं है, लेकिन अगर तुमने ये अगली बार किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो गेम से असली दुनिया में चला जाता है। और तब वहां पर कैट कहती है कि ये काफी ज्यादा गलत है और मैं उसे किस कभी नहीं करूंगी। और तब डैनी कहती है कि वो किसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। और तब जेम्स उसे दिखाता है कि यहाँ की कोडिंग के चलते हम लोगों को नीचे कुछ नहीं है और हम लोग बाथरूम तक नहीं जा सकते। और तब कैट कहती है कि उसने हमारी पहचान हमसे छीन ली है, जिसमें हम लोग उसे खत्म कर देंगे। और तब जेम्स कहता है कि हम लोग सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। और तब कैट कहती है कि वो सिर्फ एक कोडर है, भगवान नहीं, जिसमें उसके हाथ में एक डिवाइस होता है। और तब जेम्स कहता है कि हाँ, वो उसका कंट्रोलिंग डिवाइस है। और तब कैट कहती है कि वो उससे ऑफलाइन गेम में भी अपने घर के पिज्जा वाले की आवाज सुन सकता है, जिसमें उससे वो काफी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और ये कनेक्शन इस स्पेसशिप में भी होगा, जिसमें वो उसे ढूंढने लगती है, जिसमें कैट को कनेक्शन मिल जाता है और तब वो खुद को एक मेल लिखती है। दूसरी तरफ असली दुनिया में कैट को वो मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि हम सभी लोग इन्फिनिटी गेम में फंसे हुए हैं और ये हमारे साथ रॉब ने किया है। और तब कैट चौंक जाती है और वो इस बारे में रॉब से बात करती है। और तब रॉब कहता है कि कोई हैकिंग लिंक तुम्हें दिया होगा, उस पर क्लिक मत करना। और तब कैट कहती है कि ठीक है। और इस चीज से रॉब भड़क कर निकलता है और रात को वो यूएसएस कैलिस्टर में आता है। और तब वहां पर सभी लोग डरे हुए होते हैं और रॉब कहता है कि स्पेस फ्लीट असल में एक सोच है, जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष के सभी बुरे एलियन से हम उन्हें बचाते हैं, लेकिन तुम लोग फिर भी मुझे गलत समझ रहे हो और तुम्हें सजा मिलेगी। और तब कैट कहती है कि ये मैंने किया था, बाकी किसी को सजा मत दो और तुम बीमार हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। और तब रॉब उसे तड़पाने वाला होता है। और तब डैनी कहती है कि कैट को माफ कर दो, वो नहीं है और आज के बाद वो आपकी हर एक बात मानेगी। और तब रॉब वहां पर डैनी को एक मॉन्स्टर में बदल देता है और वो अपनी टीम को कहता है कि इसे किसी अनजान प्लेनेट पर फेंक दो। और तब एलेना उसे बाहर फेंकती है और रॉब कहता है कि कैट, आज के बाद तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगी। और फिर वो वहां से चला जाता है। और तब कैट स्पेसशिप में एक जगह पर आकर काफी दुखी होती है और वहीं पर उसे अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल दिखता है। और तब वो आकर अमित से इस बारे में बात करती है और अमित कहता है कि गेम में असल दुनिया में जो अपडेट चल रहा है वो उसी के चलते बना है, जिसमें हम लोग अगर उस अपडेट में घुस गए तो हम लोग मर सकते हैं। और तब वहां पर कैट कहती है कि अगर हम लोग मर गए तो हमें तड़पना नहीं होगा। और तब बाकी टीम कहती है कि रोब यहाँ पर होता है तभी ही हम लोग स्पेसशिप को चला सकते हैं। और तब कैट कहती है कि हम लोग उसे बुलाकर पिज्जा के बहाने असली दुनिया में फ्रीज कर देंगे और तब तक हम लोग ब्लैक होल में घुस जाएंगे और शायद उसके डिवाइस से हम किसी को कांटेक्ट करके मदद भी ले सकते हैं। और तब नेट पे कहता है कि हम लोग किसकी मदद लेंगे। और तब कैट कहती है कि मेरी खुद की, जिसमें मैंने अपने क्लाउड में खुद के काफी सारे हॉट फोटोज छुपाए थे और उसके चलते हम लोग असली दुनिया में मुझे ब्लैकमेल करेंगे, लेकिन अगर हमें ये काम करना है तो साथ में करना होगा। और तब जेम्स कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि रॉब कभी भी नहीं हारता और मेरी कहानी तुमसे अलग है, जिसमें रॉब ने मुझे इस दुनिया में सबसे पहले लाया था और उसने मुझे काफी काम करने के लिए कहा था, जिसमें मैं एक भी दिन उसकी बात नहीं माना। और मेरा टॉम नाम का एक बेटा था और उसे असली दुनिया में मैं एक दिन ऑफिस लाया था। और तब वहां पर रॉब ने उसके लॉलीपॉप से उसके डीएनए को लिया और उसे क्लोन करके यहाँ पर वो उसे लेकर आया था, जिसमें उसने मेरे बेटे को मेरे सामने स्पेस में फेंक दिया था। और स्पेस में इंसानी शरीर का काफी बुरा हाल फ्रीज होकर होता है, जिसमें उसने मुझे कहा था कि उसके पास घर पर उसके पीसी के पास टॉम का डीएनए है और वो उसे हजारों बार यहाँ पर लाकर मार सकता है, जिसमें वो हमारे मरने पर भी हमें वापस ला सकता है। और तब कैट कहती है कि जेम्स, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि रॉब को इस चीज की सजा मिलेगी और मेरे पास एक काफी तगड़ा प्लान है जिसमें मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। और तब जेम्स मान जाता है। अगले दिन रॉब फिर से गेम की दुनिया में आता है और तब वहां पर कैट खुश होती है और वो कहती है कि हमें एक दूसरी प्लेनेट पर बिल के सिग्नल मिले हैं और हम दोनों को वहां पर अकेले जाना चाहिए। और तब रॉब मान जाता है और वो दोनों अकेले उस अनजान प्लेनेट पर आते और आगे बढ़ते हैं। और तब रॉब वहां से आगे जाता है और वहां पर कैट कहती है
है कि यहाँ का पानी काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे नहाना है। और वो अपने कपड़े निकालकर पानी में जाती है और कहती है कि रॉब तुम भी आ जाओ प्लीज़। और तब रॉब भी मान जाता है और वो अपने कपड़े निकालकर पानी में आता है और तब उसके डिवाइस को ऊपर शिप में ले लिया जाता है और वो लोग उसके डिवाइस को कोड से कनेक्ट करते हैं और वो लोग कैट के क्लाउड अकाउंट को ओपन करते हैं और तब उन्हें कैट के काफ़ी सारे हॉट फोटोज मिलते हैं जिसे देखकर लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी मूड बन जाता है। और यही फोटोज असली दुनिया में कैट को मैसेज में आते हैं और तब वो डर जाती है और फिर उसे एक फ़ोन आता है जिसमें उसकी बात दूसरी तरफ से जेम्स से होती है और वो कहता है कि हमने तुम्हारे फ़ोन को हैक कर लिया है जिसमें हम तुम्हारे फोटोज ऑनलाइन पॉर्न साइट पर डाल देंगे वरना तुम्हें हमारे लिए कुछ काम करने होंगे। और तब कैट मान जाती है और उसे वहां से रॉब के घर के बाहर लाया जाता है और जेम्स कहता है कि अब तुम्हें वही करना है जो हम लोग कहेंगे। और वहां से वो लोग डिवाइस को प्लेनेट पर भेज देते हैं और असली दुनिया में कैट वहां पर पिज्जा ऑर्डर करती है जो कि डिलीवरी देने के लिए एक आदमी आता है और उसके डिवाइस के बजने पर रॉब वापिस आता है और वो वहां से असली दुनिया में अपने डिवाइस से आ जाता है और फिर वो पिज्ज़ा लेने जाता है और तब कैट उसके पीसी के पास आकर सभी डीएनए को चुरा लेती है और वो इस बारे में इन्फिनिटी गेम में एक मैसेज भेजती है और कैलिस्टर पर उसे देखकर कैट कहती है कि असली कैट को सभी के डीएनए मिल चुके हैं। और तब वहां पर सभी लोग यूएसएस कैलिस्टर को ब्लैक होल की तरफ लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ रॉब फ्री का पिज्जा लेता है और वापस आता है जिसमें वो फिर से अपने गेम में घुसता है और वो एक दूसरे प्लेनेट पर होता है और वो देखता है कि वहां से कैट गायब है और कैट स्पेसशिप में कहती है कि कोई उसका जवाब मत देना और तब अमित कहता है कि वो अपडेट खत्म होने वाला है और तब कैट कहती है कि नेट तुम शॉर्टकट लो जिसमें उल्का पत्थर है और कैसे भी हमें उस अपडेट में आज घुसना ही होगा जिसमें वो लोग उल्का पत्थरों के बीच में से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ रॉब अनजान प्लेनेट के खाली पड़े स्पेसशिप में आता है और तब उसे पता चलता है कि यूएसएस कैलिस्टर अपडेट के वॉर्म होल में खुद के कोड को डिलीट करने घुस रहा है और तब वो शिप को लेकर आगे बढ़ता है और ये चीज कैलिस्टर में भी पता चलती है और पत्थरों से बचते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। और तब रॉब पीछे से आकर कहता है कि मैं इस बार तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि तुम लोग मौत के लिए तड़पोगे और फिर मैं तुम्हें मौत भी नहीं दूंगा। और वहाँ एक पत्थर से टकराने पर कैलिस्टर का इंजन बंद हो जाता है और तब नेट कहता है कि हमारा एक इंजन बंद हो चुका है जिसमें हमारे इंजन को किसी को अंदर से स्टार्ट करना होगा लेकिन जिसने भी ये किया वो उसकी आग में जल जाएगा और वो मरेगा नहीं जिसमें वो पूरी जिंदगी वहां पर दर्द को सहता रहेगा। और तब इलेना कहती है कि यहाँ से जेम्स चला गया है जिसमें जेम्स वहां से इंजन में घुसता है और वो कहता है कि मुझे रॉब से बात करनी है और उसकी बात रॉब से होती है और तब रॉब कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वहां पर जेम्स कहता है कि रॉब मुझे माफ कर दो जिसमें तुम अच्छे आदमी हो और तुमने पूरे गेम को बनाया और तुम गेम के कोडिंग के जीनियस हो जिसमें मैंने तुम्हारा फायदा उठाकर बाकी चीजों से गेम को दुनिया में फेमस किया और तुम्हें दबा कर रखा जिसमें हम लोगों ने साथ में काफी पैसे कमाए और इस चीज का पूरा क्रेडिट असल में तुम्हें मिलना चाहिए था और इस चीज के लिए मुझे तुमसे माफी भी मांगनी थी लेकिन तुमने मेरे बेटे को स्पेस में फेंक कर सही नहीं किया। और वो वहीं पर इंजन को एक्टिवेट करता है और जलकर मरने लगता है और तब कैलिस्टर में पावर आ जाती है और वो लोग वॉर्म होल में आगे बढ़ते हैं और तब रॉब उनके पीछे जाता है और वहां पर कैलिस्टर के अंदर सभी लोग साथ में मरने के लिए घुस जाते हैं और वो वॉर्म होल बंद हो जाता है और तब रॉब इस चीज से भड़क जाता है जिसमें वो सभी लोग अपडेट से होते हुए आगे बढ़ते और उनका पूरा शरीर वहीं पर खींचा जाता है। कुछ देर बाद वो सभी लोग एक नए रूप में एक नए शिप में होते और तब अमित कहता है कि हम लोग अपडेट के चलते ऑनलाइन गेम की असली दुनिया में आ चुके हैं और उसी के चलते हम लोग काफी अलग हैं और रॉब का पुराना कोड हमारे निकलते ही डिलीट हो चुका होगा जिसमें वो वहीं पर फंस गया होगा और वहां पर डैनी और बिल दोनों आकर सबसे मिलते हैं और तब अमित कहता है कि हम लोग अब असली गेम में हैं और अब हम लोग यहाँ पर हमारे हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ रॉब को पता चलता है कि यूएसएस कैलिस्टर के अपडेट के वॉर्म होल में घुसने से उसका ऑफलाइन गेम ऑनलाइन गेम से जुड़ गया है और अपडेट के चलते उसका ऑनलाइन कोड पुराना होने से अब वो डिलीट होने लगा है। और तब रॉब कहता है कि मुझे असली दुनिया में वापस ले लो लेकिन उसका ये कोड काम नहीं करता और वो उस गेम में ही रहता है जिसमें उसके कोड के साथ उसे भी डिलीट किया जाता है और वो काफी तड़पता है और उसके कॉन्शियस उसी ऑफलाइन गेम में रह जाती है और असली दुनिया में रॉब वहीं पर मारा जाता है जिसमें उसका शरीर हमें तड़पते हुए नजर आता है। और फिर इन्फिनिटी में एक गेमर कैलिस्टर स्पेसशिप में बात करता है और वो कहता है कि क्या तुम लोग मुझसे कुछ एक्सचेंज कर सकते हो और तब कैट कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है और तब गेमर कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो वरना 10 सेकंड में मैं तुम्हारे शिप को उड़ा दूंगा। और तब डैनी वहां पर भड़क जाती है लेकिन कैट उनकी नई कैप्टन होने के चलते कहती है कि तुम लोग शांत हो जाओ हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और वो कैलिस्टर शिप को अंतरिक्ष में आगे बढ़ाकर घूमने लगते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। यूएसएस कैलिस्टर के इस सेकंड पार्ट यूएसएस कैलिस्टर इन्फिनिटी में हमें सबसे पहले कैट नजर आई, जिसमें कैट को अभी भी रॉब ने कैट को कैसे तड़पाया था ये चीजें याद आ रही थी, जिसमें रॉब उसे जिंदगी भर तड़पाने के लिए भी तैयार था। और ये सपने देखकर कैट उठ गई। कुछ देर बाद हमें इन्फिनिटी गेम के अंदर 3 रियल प्लेयर्स नजर आए, जिसमें वो लोग वहां पर वर्चुअली गेम को एंजॉय कर रहे थे। और वहीं पर पोर्टल से कैट और नेट आए, जिसमें उन दोनों ने तीनों लड़कों को पकड़ा। तो तीनों लड़के चौंक गए क्योंकि उन दोनों प्लेयर्स के टैग्स नहीं थे, यानी कि उनके शरीर पर नंबर्स नहीं दिख रहे थे। उन दोनों ने लड़कों से उनके क्रेडिट वॉलेट को मांगा, तब लड़के भड़क गए, जिसमें उन लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। और कैट ने वहां पर 2 लड़कों को उड़ा दिया और आखिरी बचे हुए लड़के से उन लोगों ने क्रेडिट वॉलेट लिया। तब उन्होंने देखा कि उनकी लड़ाई में कैट का खून निकल रहा था और कैट ने उस लड़के को वहीं पर मार दिया और तब वो असली दुनिया में वापस आ गया। दूसरी तरफ कैट और नेट शांत हुए और फिर वो दोनों वापस यूएसएस कैलिस्टर में आए, जिसमें मैं आपको चीजें शॉर्ट में समझा देता हूँ। असल में पार्ट 1 के बाद कैट यूएसएस कैलिस्टर को लेकर असली गेम में घुस चुकी थी, लेकिन वहां पर प्लेयर्स को गेम में खेलने के लिए पैसे देकर क्रेडिट्स मिलते थे और उसी क्रेडिट से वो लोग गेम में जिंदा रहते थे। साथ ही क्रेडिट से ही उन्हें हथियार और स्पेसशिप को चलाने की पावर्स मिलती थी। लेकिन कैट और उसकी टीम असली दुनिया से नहीं खेल रहे थे, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर असली इंसानों की तरह गेम में कनेक्टेड हो चुके थे और उन्हें अब अपने स्पेसशिप से लेकर हथियारों के लिए क्रेडिट्स की जरूरत होती थी, जो कि वहां पर बाहर से वो लोग खरीद नहीं सकते थे। इसलिए उन्हें दूसरे प्लेयर्स को मारकर उनके क्रेडिट को लेना पड़ता था, जिसमें वो प्लेयर्स भी मरकर वापस आ सकते थे। लेकिन असल में उनके साथ ऐसा नहीं था, जिसमें अगर वो मरे तो ये उनकी आखिरी मौत होगी, जिसमें फिलहाल उन्हें सिर्फ 34 क्रेडिट मिले थे। तब वो लोग दुखी हुए और वहां पर कैट ने उन्हें नए प्लेयर्स को ढूंढने के लिए कहा। फिर वो वहां से निकले। तब नेट कहता है कि हम लोग ऐसे मरते मरते आज बचे हैं और हम लोग ऐसे तो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। तब कैट कहती है कि ये चीज मुझे भी पता है, जिसमें हमारी दोस्त डैनी भी ऐसे मारी गई थी, लेकिन अभी हमारे पास खुद को जिंदा रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हमें कैसे भी गेम के 3 करोड़ लोगों से लड़ाई जारी रखनी होगी, जिसमें मैं टीम को सब सच बताकर डराना नहीं चाहती। फिर वो वहां से निकली। दूसरी तरफ असली दुनिया में हमें कैट नजर आई, जो कि ऑफिस पहुंची। तब उसका आईडी काम कर नहीं रहा था और कैट ने देखा कि एलेना के डेस्क के ऊपर रॉब का फोटो लगाया गया था। तब कैट को याद आया कि रॉब 1 महीने पहले मर चुका है और तब वो उसके घर पर थी। फिर वहां पर एलेना ने उसे नया आईडी दिया, साथ ही ये भी बताया कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स से चैड नाम का एक फेमस रिपोर्टर रॉब के मरने के बारे में और गेम की पॉपुलैरिटी के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए जेम्स का इंटरव्यू लेने आएगा। तब कैट हाँ बोलकर अंदर चली गई, जिसमें कैट ऑफिस में नीचे गिर पड़ी और वो रॉब की तरह ही ऑफिस में अब अंडर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। फिर वो ऑफिस में काम करने लगी। तब अमित ने देखा कि गेम के अंदर प्लेयर्स कंप्लेंट कर रहे थे कि कुछ बिना टेक के प्लेयर्स ने उन लोगों को मारकर उनके क्रेडिट्स वॉलेट को चुरा लिया। तब अमित ने आकर इस बारे में जेम्स को बताया। तब जेम्स कहता है कि वो लोग बिना पैसे दिए कैसे गेम खेल सकते हैं। तब अमित कहता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है और तब जेम्स कहता है कि उन प्लेयर्स को डिलीट करो। तब अमित कहता है कि हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि उनका टैग ही नहीं है और हम लोग उसे ढूंढ नहीं सकते। तब जेम्स कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। और तब अमित इस चीज से भड़क गया क्योंकि जेम्स उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता था और फिर वो जॉब छोड़कर वहां से चला गया। वहीं पर चैड आकर जेम्स से मिला। तब जेम्स काफी खुश था और ये चीज वहां पर कैट भी देख रही थी और उसे जानना था कि रॉब के मौत के वक्त वो उसके घर पर थी तो वो कहीं फंसने तो नहीं वाली है। इसलिए कैट ने देखा कि कैमरा से ऑफिस में सभी चीजें रिकॉर्ड की जा रही थी। तब कैट ने वहां पर कैमरा को हैक कर दिया और वो साइड में बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। तब वहां पर चैड जेम्स को कहता है कि मैंने तुम्हारी गेम के बारे में बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया है, साथ ही गेम का क्रिएटर रॉब भी अभी अभी मरा है। तब जेम्स कहता है कि हाँ, हम दोनों काफी सालों से दोस्त थे और ये हमारी पुरानी तस्वीर है जिसमें वो मेरा सबसे खास दोस्त था और इसी वजह से ये गेम को काफी बड़ी ऊंचाइयों पर मैं और भी लेकर जाना चाहता हूँ। तब चैट कहता है कि आपने गेम के सब्सक्रिप्शन फी को काफी बढ़ा दिया है। तब जेम्स कहता है कि मेरी गेम के अंदर अभी 3.5 करोड़ यूजर्स है और वो बढ़ते जा रहे हैं, तब इसी वजह से खर्चा भी बढ़ रहा है। तब चैट कहता है कि तुम्हारी गेम में कुछ लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे कि बिना टेक के कुछ लोग आकर उनके क्रेडिट्स चुरा रहे हैं और उनका खून भी बहता है, जिसमें ये चीज गेम के लिए काफी अजीब है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जेम्स
कहता है कि वो कोई चीट कोड यूज करते होंगे, लेकिन मैं उन पर काम कर रहा हूँ। तब चैट कहता है कि अच्छा है, लेकिन मैं रॉब के बारे में और भी चीजें जानना चाहता हूँ, जिसमें रॉब के मरने का उसने पुलिस के पूछने का फोटो दिखाया और रॉब के पास एक डीएनए डिवाइस था। तब चैट कहता है कि ये डीएनए डिवाइस पूरी दुनिया में बैन था, क्योंकि उसके चलते इंसानियत पर खतरा था, जिससे किसी को भी एब्यूज भी किया जा सकता था, और मुझे शक है कि रॉब उससे कोई गलत काम करता था। तब जेम्स कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब चैट ने पूछा कि क्या रॉब ने किसी का डीएनए से क्लोन बनाकर गेम के अंदर डाला था। तब जेम्स कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। तब चैट कहता है कि अगर ऐसा हुआ है तो उन प्लेयर्स का भी काफी बुरा हाल हो सकता है। और तब चैट कहता है कि ये सब तुम वाहियात बातें कर रहे हो और इस पर आर्टिकल नहीं लिखना और यहाँ से निकल जाओ। तब ये सारी बातें सुनकर वहां पर कैट चौंक गई। दूसरी तरफ गेम में कैट काफी परेशान थी। वहीं पर उसे काफी सारे क्रेडिट वाली निकी नाम की एक सिंगल प्लेयर लड़की के बारे में पता चला। तब कैट ने उसकी टीम को तैयार होने के लिए कहा। फिर कैट उसकी टीम से नेट के साथ फिर से नीचे आई और बाकी टीम में सभी लोग वहां पर एक टीवी शो को देख रहे थे। तब तक नीचे कैट और नेट निकी के अनजान ग्रह पर आए और वो दोनों आगे बढ़े। फिर वो दोनों निकी के पास आए। तब निकी ने रास्ते में कुछ माइंड बॉम्ब्स लगाए थे, उसके धमाके में कैट घायल हो गई और तब निकी उसके पास गई। दूसरी तरफ बिल ने कैट के शिप पर मजाक मजाक में सभी प्लेयर्स को अपने पास आने के लिए इनवाइट कर दिया, लेकिन उससे गड़बड़ हो गई। और तब एलेना ने कैट और नेट को वापस आने के लिए कहा, लेकिन वहां पर दोनों को अभी तक क्रेडिट वॉलेट नहीं मिला था। वहीं पर नेट ने निकी पर हमला कर दिया। तब निकी ने आगे बढ़कर वहां पर कैट को पकड़ लिया और कैट कहती है कि प्लीज हमें क्रेडिट वॉलेट दे दो, वरना हम लोग मर सकते हैं। तब निकी ने देखा कि कैट का खून असल में बह रहा था और वो उसे मारने वाली थी। तब नेट ने उसे वहीं पर मार दिया, जिसमें वहां पर निकी असली दुनिया में वापस आ गई, लेकिन फिर से वो गेम में वापस आ गई। फिर वो दोनों पर हमला करने लगी। तब दोनों ने उसे पकड़कर फिर से मार दिया और तब वो फिर से वापस आ गई और तब दोनों ने उसका क्रेडिट वॉलेट चुरा लिया और वो दोनों वहां से पोर्टल से वापस आ गए। तब तक कैलिस्टर के सामने एक दुश्मन का शिप आ चुका था और उन्होंने कैलिस्टर पर हमला कर दिया और तब कैट की टीम वहां पर डरी हुई थी और वहीं पर कैट और नेट वापस आ गए, जिसमें इस बार उनके पास काफी सारे क्रेडिट थे। इसी वजह से वो लोग अपने शिप को लेकर वहां से भाग गए। दूसरी तरफ जेम्स चेड की बातों से परेशान था और फिर वो अमित से उसके क्रेडिट चोरों के बारे में बात करने गया। तब उसे स्टाफ ने बताया कि अमित ने जॉब छोड़ दी है और तब जेम्स ये सुनकर दुखी हुआ और वहीं पर कैट आकर उसे कहती है कि मैं उन क्रेडिट चोरों को पकड़ने में मदद कर सकती हूँ, बस मुझे अमित का पीसी यूज करना है। तब जेम्स कहता है कि तुम जो चाहे वो करो, लेकिन मुझे ये चीज को सॉल्व करके दो। और तब कैट आकर काम में लग गई। तब उसे निकी की कंप्लेंट देखने मिली, जिसमें बिना टैग वाले प्लेयर्स ने उसके क्रेडिट वॉलेट को चुरा लिया था। और तब कैट ने उनका वीडियो देखा और तब उसने देखा कि गेम के अंदर कैसे उन प्लेयर्स ने निकी का वॉलेट चुराया था और वहीं पर कैट को उसका क्लोन वर्जन देखने मिला। साथ ही उसे वहां पर नेट की आवाज भी सुनने मिली। तब वो समझ गई कि उसकी ऑफिस से नेट भी अंदर था। फिर कैट ने आकर जेम्स को इस बारे में बताया और वो कहती है कि मैंने सभी चीजें पता लगा ली है, लेकिन ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस गेम के अंदर हमारा इंटरनेट है जो कि सबके लिए कॉफी लाता है और दूसरी चोर मैं हूँ। तब जेम्स कहता है कि ये कैसे हो सकता है और तब कैट कहती है कि रॉब ने हम सभी के क्लोन्स बनाए थे, जो कि मैंने उसके घर पर जाकर उसके घर से हमारे डीएनए चुरा लिए थे, उससे पता चला। साथ ही जिस दिन वो मरा था उस दिन मैं उसके घर के बाहर थी, क्योंकि किसी ने मेरे क्लाउड को हैक करके मेरे प्राइवेट फोटो से मुझे ब्लैकमेल करके ये करवाया था। तब जेम्स पूछता है कि क्या तुमने उसे मारा। तब कैट कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ उसे के घर से डीएनए चुराए थे, जिसके अंदर ये सभी लोगों के नाम थे और वो सभी लोग हमारे ऑफिस के थे और तुम भी उनमें से एक थे। साथ ही एक टॉम नाम का लड़का भी था जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तब जेम्स कहता है कि टॉम मेरा बेटा है और रॉब ने हम सभी के डीएनए को क्यों लिया था। तब कैट कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जब ब्लैकमेलर का फोन आया तब मैंने नंबर को ट्रैक किया और मुझे पता चला कि वो फोन रॉब के कंप्यूटर से आया था और शायद हमारे क्लोन्स ने ही मुझे कांटेक्ट किया था और अब वो इन्फिनिटी गेम के अंदर फंसे हुए हैं। तब जेम्स ये सुनकर परेशान हुआ और वो कहता है कि उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है। तब कैट कहती है कि उनका टैग नहीं है तो उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे रॉब का कंप्यूटर चाहिए, शायद उससे मैं कुछ पता लगा पाऊं। तब जेम्स कहता है कि वो हमारे पास है।
दूसरी तरफ कैलिस्टर आगे बढ़ रहा था, तब एलेना वहां पर कैट का इलाज करने लगी और सभी लोग बिल के पार्टी को शुरू करने से भटके हुए थे। तब कैट कहती है कि ये सब मेरी गलती है। तब वहां पर सबको लगा कि वो लोग शिप से कूदकर मर सकते हैं, जिससे उनकी पूरी झंझट खत्म हो जाएगी। तब बिल कहता है कि या फिर हम लोग रॉब के यूनिवर्स में वापस जा सकते, जो कि ऑफलाइन था और वहां पर सिर्फ हम लोग थे। तब अमित कहता है कि वो यूनिवर्स भी डिलीट हो चुका है, लेकिन कैट को वहां पर यह आइडिया काम का लगा और वो कहती है कि रॉब ने एक अलग यूनिवर्स बनाया था, तो हम लोग ऐसा भी यूनिवर्स खुद से बना सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ हम लोग हो, और उसके बाद हमें क्रेडिट की चीजों के लिए लड़ना नहीं होगा और वहां पर कोई खतरा नहीं होगा। तब अमित कहता है कि उसके लिए हमें गेम के सोर्स कोड तक पहुंचना होगा, जो कि इसी यूनिवर्स में है, और उसी सोर्स कोड से पूरी गेम चलती है और ये उसका डिजाइन है। तब नेट कहता है कि फिर वहां पर चलो, और तब अमित कहता है तो सोर्स कोड के अंदर जाने के लिए हमें परमिशन चाहिए, जो कि गेम बनाने वाले दो लोग ही दे सकते हैं, और उनमें से एक खुद रॉब था और दूसरा जेम्स था, जिसमें वो दोनों अब यहाँ पर नहीं है। और तब कैट कहती है कि हम लोग असली दुनिया के जेम्स से मदद ले सकते हैं, और तब अमित कहता है कि अगर उसे हमारे बारे में पता चला तो वो सबसे पहले हमें मार देगा। तब वहां पर बिल कहता है कि उसके कमरे में से हमें कोई सामान मिल सकता है, और तब कैट कहती है कि वो अगर मर गया है तो उसका रूम गायब हो जाना चाहिए था। फिर वहां से सभी ने आकर उसके कमरे को देखा। तब कैट कहती है कि हम इस यूनिवर्स में आए तब हम सभी को एक रूम मिला था, लेकिन उसके पहले जेम्स मर चुका था और इसी वजह से उसका रूम नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो है, यानी कि जेम्स अभी भी जिंदा है। और अगर जेम्स के शरीर का कोई भी कण हमारे शिप के साथ यूनिवर्स में आ गया है तो वो फिर से जिंदा हुआ होगा, और बस हमें अब कैसे भी उसे ढूंढना होगा, जिसमें ये चीज भी मुश्किल नहीं है क्योंकि सारे नए प्लेयर्स एक ही प्लेनेट पर आते हैं और हमें वहां पर जाना होगा। दूसरी तरफ जेम्स ने कैट को रॉब का पूरा सामान दिखाया, जो कि मरने के बाद कंपनी का था, यानी कि जेम्स का हो चुका था, और फिर उन दोनों को वहां पर रॉब का कंप्यूटर मिल गया, और तब दोनों ने गेम के अंदर की चीजें देखना शुरू किया, और कैट को ऑफलाइन गेम का कोड मिल गया। तब उसे पता चल गया कि उसके ऑफिस में से किस किस जन का क्लोन रॉब ने बनाया था, जिसमें अब उन लोगों को गेम में जाना था और उसके लिए उन्हें नए प्लेयर्स बनकर एंटर होना था। और तब कैट ने जेम्स को डिवाइस दिया और जेम्स को उसी की गेम को यूज करना नहीं आता था। तब कैट ने उसे काफी चीजें सिखाई और फिर दोनों गेम के अंदर गए। तब तक जेम्स एक अनजान प्लेनेट पर आया, जिसमें वो सालों से अकेला वहीं पर रहकर आदि मानव बन चुका था और वहां पर वो जानवरों को खाता था। तब वहां पर कैट आ गई, जिसमें जेम्स ने उस पर हमला किया, और तब कैट ने उसे याद दिलाया कि वो उसके दोस्त थे, और तब जेम्स वहां पर उसे पहचान गया। फिर वो वहां पर कैट से मिला, जिसमें वो दोनों काफी खुश थे, और कैट कहती है कि हमें शिप पर वापस जाना होगा। और तब जेम्स वहां पर उसका सामान लेने के लिए गया, जिसमें से एक खास पत्थर था, और उसी के चलते जेम्स अकेला फील नहीं करता था और वो वहां पर जिंदा था। वहीं पर उन दोनों के सामने असली दुनिया से जेम्स और कैट आ गए। तब दोनों अपने ही वर्जन से मिले, और असली दुनिया की कैट गेम वाली कैट से काफी इंप्रेस हो गई, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, और कैट ने उसके आने का कारण पूछा, जिसमें वो चारों वहां से वापस यूएस कैलिस्टर पे आए। और तब सब लोग दो कैट्स और दो जेम्स के वर्जन्स को देखकर चौंक गए, और तब अमित ने असली जेम्स और कैट को रॉब के बारे में सभी चीजें बताई। तब कैट काफी इंप्रेस हो गई, क्योंकि इस दुनिया में वो कैप्टन थी और उसने सबको बचाया था। तब बाकी प्लेयर्स ने बताया कि रॉब के यूनिवर्स के बाद इस यूनिवर्स में भी उनके लगे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सब प्लेयर्स उन्हें मारना चाहते हैं। तब वहां पर कैट असली कैट और जेम्स पर भड़क गई, क्योंकि उसे लगा कि वो सभी लोग असली दुनिया में एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर जेम्स ने उन सभी पर हमला कर दिया, जिससे वो लोगों को मार सके और गेम की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और तब कैट ने उसे रोका और बिल ने जेम्स पर हमला किया। तब जेम्स ने उसे घायल कर दिया। तब वहां पर कैट ने आकर जेम्स को पीटा और उसे खत्म कर दिया, जिसके चलते जेम्स असली दुनिया में उठ गया। और तब कैट ने उसके वर्जन को वापस जाकर जेम्स को रोकने के लिए कहा, और तब कैट वापस चली गई और उसने जेम्स के डिवाइस को ले लिया, और फिर वो कंपनी से निकल रही थी। तब जेम्स उसे डिवाइस देने के लिए मना रहा था, लेकिन वहीं पर कैट को एक गाड़ी ने आकर उड़ा दिया, और तब जेम्स ने आकर उसके पास से गेम के डिवाइस को लिया और जेम्स सबको मारने के लिए वापस गया। दूसरी तरफ कैट नाराज थी, क्योंकि उसके चलते बिल अब घायल हुआ था। तब तक सबने जेम्स को बताया कि उन लोगों ने जेम्स को उसकी मदद के लिए बचाया था, जिसमें एलेना को जेम्स पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बाहर की दुनिया के जेम्स ने उन्हें घायल किया था। साथ ही ये जेम्स ने भी सालों से खुद को साफ नहीं किया था। तब जेम्स वहां से तैयार होने के लिए चला गया, और फिर वो तैयार होकर निकला। तब उसे रास्ते में कैट मिली, और जेम्स कैट को कहता है कि तुम्हें इन्फिनिटी के सोर्स कोड में जाना है, लेकिन वहां पर कोई सोर्स कोड नहीं है, बल्कि एक दूसरी चीज है। तब कैट पूछती है कि वो क्या है, और तब जेम्स वहां से सबको आकर इन्फिनिटी की पूरी सच्चाई बताने लगा।
12 सालों पहले जेम्स जवान और रईस बाप की बिगड़ेल औलाद था, जिसमें उसने काफी सारे स्टार्टअप में पैसे डाले थे, लेकिन वो सभी फेल हो चुके थे। और फिर वो आकर रॉब से मिला, जो कि एक अजीब सा लड़का था, और रॉब को जेम्स को उसका नया प्रोजेक्ट दिखाना था। रॉब को वहां पर जेम्स की हॉट कार और गर्लफ्रेंड दोनों पसंद आ गई। फिर रॉब ने जेम्स को उसका गैरेज दिखाया, जहां पर वो सब सामान रखता था और पूरा काम करता था। तब रॉब को वहां पर उसका चाकू दिखा, और जेम्स कहता है कि ये एक असली चाकू है जो कि प्राचीन योद्धा यूज करते थे। और रॉब स्पेस फ्लीट नाम की एक फेमस स्पेस टीवी सीरीज का काफी बड़ा फैन था, और उसी से इंस्पायर होकर रॉब ने एक गेम को बनाया था। और रॉब ने जेम्स को उसकी बनाई गई गेम फील करवाई, जो कि एक वर्चुअल गेम थी, और वो काफी बेस्ट थी। इसी वजह से जेम्स ने उस गेम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। तब रॉब कहता है कि इस गेम के अंदर में लोगों को वर्चुअल वर्ल्ड रियल से भी बेहतर फील कराना चाहता हूँ, जिसके अंदर स्पेस की एक पूरी दुनिया होगी। और तब जेम्स कहता है कि ये गेम एक सोने का अंडा है, जिसमें तुम्हारा विजन पूरी दुनिया को देखना चाहिए, इसलिए बताओ कि तुमने इसके अंदर अभी तक कितने प्लेनेट बनाए हैं। तब रॉब कहता है कि इसके अंदर अभी तक 4 है। तब जेम्स कहता है कि इसके अंदर कम से कम 50 प्लेनेट होने चाहिए, जिससे हम लोग इसे लॉन्च कर सके, और उसके बाद लोग उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए तुम्हें खुद का यूनिवर्स जल्द से जल्द बनाना होगा। तब रॉब मान गया, और फिर वो दोनों हफ्तों तक इस काम में लगे थे, लेकिन रॉब ने काफी हफ्तों के बाद सिर्फ 9 ग्रह बनाए थे। तब जेम्स इस चीज से भड़का हुआ था, और वो कहता है कि तुम कोई ऑटोमेशन कोड को लिखो, जिससे तुम अपने आप प्लेनेट को क्रिएट करो। तब रॉब कहता है कि मुझे प्लेनेट को बनाने के बाद उसे पर्सनली चेक भी करना पड़ता है, जो कि मेरे लिए अकेले इम्पॉसिबल है। तब रॉब ने उसे उसका पुराना फेल्ड प्रोजेक्ट में से एक डीएनए डिवाइस दिखाया, जो कि वर्चुअल पॉर्न के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर इंसान किसी का भी क्लोन बनाकर वर्चुअली उसके साथ कुछ भी कर सकता था। लेकिन ये चीज क्लोन बने हुए लोगों के लिए गलत थी, इसी वजह से इस डिवाइस को बैन कर दिया गया था। तब कैट समझ गई कि रॉब को वो डिवाइस जेम्स से ही मिला था। फिर जेम्स ने रॉब को उसी का एक क्लोन गेम के अंदर बनाने के लिए मना लिया, जिसमें वो क्लोन अंदर बैठकर हमेशा के लिए गेम के लिए प्लेनेट्स बनाता रहेगा। इसमें ये चीज चलती रही, और ये गेम काफी बड़ी हो गई, और रॉब के क्लोन को कोई भी परेशान न करे, इसलिए उन्होंने गेम के सोर्स कोड को एक काफी बड़ी डिजाइन दी थी, जिसके अंदर कोई कोड नहीं बल्कि सिर्फ रॉब का एक क्लोन छुपा हुआ था, और वो सालों से वहां पर कोडिंग करता था, जिसमें वो काफी खतरनाक बन चुका था, ऐसा जेम्स का मानना था। तब वहां पर सभी लोग समझ गए कि इसी वजह से रॉब डरा हुआ रहता था, क्योंकि उसके क्लोन के ऊपर ही पूरी गेम टिकी थी, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो जेम्स उसके ऊपर नाम डाल सकता था। तब कैट कहती है कि असली दुनिया में जेम्स काफी बुरा है, और वो मुझे भी कुछ कर सकता है, इसलिए कैट ने असली दुनिया में खुद को फोन लगाया, और तब उसे डॉक्टर ने बताया कि असली कैट का एक्सीडेंट हो चुका है और वो कोमा में है, जिसमें एक डिवाइस से कैट को उन्होंने कनेक्ट किया है, जिससे कैट होश में आए तब उन्हें पता चले, लेकिन उस डिवाइस में कैट का दिमाग कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तब ये सुनकर कैट दुखी हुई। फिर कैट ने सोर्स कोड में जाकर रॉब से बात करके खुद की टीम को बचाने का डिसाइड किया, और फिर वो लोग सोर्स कोड की तरफ गए। दूसरी तरफ जेम्स ने अमित को फोन लगाया और उसकी सैलरी 10 गुना बढ़ा दी। तब ये सुनकर अमित खुश हुआ, और जेम्स ने अमित से गेम के अंदर कैसे वो लोगों को जाकर मार सकता है इस बारे में सवाल पूछे। तब अमित ने उसे सबसे बेस्ट चीजें समझाई। तब तक यूएस कैलिस्टर को लेकर सोर्स कोड के बाहर टीम पहुंच चुकी थी। तब अमित कहता है कि अंदर सिर्फ एक ही जन जा सकता है। तब कैट कहती है कि मैं वहां पर जाऊंगी, और जेम्स ने उसे अप्रूव किया जिससे वो अंदर जा सके। और तब कैट वहां से पोर्टल से निकल गई, जिसमें कैट उस प्लेनेट पर पहुंची, और फिर वो वहां से आगे बढ़ी। तब रॉब उसे गैरेज में दिखा, जिसमें वो वहां पर अपनी पावर से काम कर रहा था, और रॉब ने वहां पर एक नए प्लेनेट को डिजाइन किया, और उसके बाद प्लेनेट को पूरी तरह से चेक करके एक कोड के अंदर डाल दिया, और उसके कंप्यूटर से वो प्लेनेट बन चुका था। और तब वहां पर वो कैट को देखकर चौंक गया, क्योंकि सदियों के बाद वहां पर कोई आया था। तब रॉब आकर कैट से मिला, और कैट ने उसके बारे में बताना शुरू किया। तब रॉब ने उसके आने का कारण पूछा। तब कैट कहती है कि मुझे जेम्स ने यहाँ पर भेजा है। तब रॉब कहता है कि मैं सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और जेम्स यहाँ पर खुद क्यों नहीं आया। तब कैट कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जिसमें मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ। और तब रॉब समझ गया कि वो उसे असली दुनिया में मिला होगा, और वो पूछता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। और तब कैट कहती है कि ये चीजें काफी कॉम्प्लेक्स है। दूसरी तरफ जेम्स अपने कमरे में शिप में जा रहा था, और तब उसके पीछे से असली दुनिया के जेम्स ने आकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। और फिर जेम्स वहां से कैबिन में आया, और फिर वहां पर वो सबके सब प्लेयर्स को उनके शिप पर हमला करने के लिए इनवाइट करने गया। तब नेट उसके पास आया, और जेम्स कहता है कि जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर आ। और तब नेट कहता है कि मैं तुम्हारा इस यूनिवर्स में इंटर्न नहीं हूँ, और बताओ कि मेरा पूरा नाम क्या है। तब जेम्स ये नहीं बता पाया, और वहां पर नेट समझ गया कि वो नकली जेम्स है,
से। लेकिन तब तक जेम्स ने सभी प्लेयर्स को यूएस कैलिस्टर पर हमला करने के लिए इनवाइट कर दिया था और तब वहां पर यूएस कैलिस्टर का जेम्स आ गया और असली जेम्स वहां से वापस चला गया, जिसमें वो बार बार बचा था। और अमित के कहे मुताबिक ऑफलाइन जाकर उसने यूएस कैलिस्टर पर नजर रखना शुरू किया। लेकिन तब तक यूएस कैलिस्टर से बदला लेने के लिए सभी प्लेयर्स आ चुके थे और उनमें से खास बदला लेने के लिए वहां पर क्रेडिट वॉलेट वाले सभी प्लेयर्स आए थे, जिसमें वो लोग यूएस कैलिस्टर के चिथड़े उड़ाने के लिए तैयार थे। तब यूएस कैलिस्टर वहां से आगे बढ़ा, जिसमें वो लोग अपनी जान बचाने के लिए सोर्स कोड में घुस गए और वहां पर बाकी स्पेसशिप बर्बाद हो रहे थे। और तब वो लोग खुद की जान बचाने के लिए आगे गए, जिसमें वो लोग बाकी स्पेसशिप को बर्बाद कर रहे थे। तब तक कैट ने रॉब को पूरी कहानी बता दी और रॉब कहता है कि मैंने तुम लोगों के साथ काफी बुरा किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो, जिसमें मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ और शायद मेरे साथ कुछ हुआ होगा और मुझे लग रहा है कि जेम्स ने मेरे साथ कुछ बुरा किया होगा। तब कैट कहती है कि हाँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और तब रॉब कहता है कि मैं तुम्हारे स्पेसशिप के लिए एक अलग यूनिवर्स तैयार कर सकता हूँ जो कि ऑफलाइन होगा और उसके अंदर तुम अकेले जी सकते हो। तब ये सुनकर कैट खुश हुई। तब रॉब कहता है कि ऐसी चीजें स्पेस फ्लीट सीरीज में भी हुई थी और मेरे पास ये यूनिवर्स का कोड है जिसमें मैं तुम्हें वहां पर भेजकर बचा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है जिसमें तुम असली दुनिया में कोमा में हो। फिर रॉब ने उस हॉस्पिटल के कैमरा से कैट को उसका शरीर दिखाया और रॉब कहता है कि तुम्हारा दिमाग मशीन से कनेक्टेड है, तो मैं तुम्हारी कॉन्शियस को उस शरीर में भेज सकता हूँ जिससे तुम असली दुनिया में भी जिंदा हो जाओ, लेकिन तुम्हें चुनना होगा कि तुम अपनी टीम के साथ एक दूसरे यूनिवर्स में आकर जीना चाहती हो या फिर असली दुनिया में वापस जाना चाहती हो। तब ये सुनकर कैट कंफ्यूज थी कि उसे क्या करना चाहिए और तब रॉब कहता है कि ऐसा स्पेस फ्लीट में भी प्लेयर को ऑफर दिया गया था, लेकिन ये असल में एक टेस्ट था जिसमें अंत में पता चला कि वो दोनों चीजें कर सकता है। और तब कैट पूछती है कि क्या मैं ये दोनों कर सकती हूँ। तब रॉब कहता है कि हाँ, मैं बस स्पेस फ्लीट का वो एपिसोड क्रिएट कर रहा था। फिर उसने दोनों कोड्स को ज्वाइंट कर दिया जिससे वो दोनों साथ में काम कर सके। और तब कैट ये जानकर खुश हुई और वहां पर रॉब ने उस कैट के क्लोन बनाकर उसे स्पेस फ्लीट में और उसके शरीर में भेजने का डिसाइड किया। तब कैट कहती है कि तुम मेरे क्लोन्स क्यों बना रहे हो, मेरे पूरे असली शरीर को भेजो। तब रॉब कहता है कि एक क्लोन को मैं यहाँ पर अपने पास रखने वाला हूँ और मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा। तब कैट कहती है कि नहीं, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम अपनी पावर्स को संभाल नहीं पाओगे और उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। तब ये सुनकर रॉब भड़क गया और वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे एक साथी चाहिए और अगर मैं बाहर गया तो सब डिलीट हो जाएगा, जिसमें मैं असली दुनिया में भी मार चुका हूँ। और तब कैट कहती है कि हम सबके साथ गलत हुआ है और मैं तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती क्योंकि ये मेरी मर्जी है। और तब रॉब ने कैट के मुंह को बंद कर दिया और फिर वो कैट को उठाकर फेंकने लगा और वो उसे तड़पा रहा था, जिसमें रॉब कहता है कि तुमने मुझे हर्ट किया है। और तब कैट को वहां पर रॉब का चाकू दिखा और कैट ने उस चाकू को फेंक कर रॉब को वहीं पर मार दिया, जिसमें वो क्लोन वहां पर मर चुका था और कैट का मुंह उसी के चलते ठीक हो गया। लेकिन रॉब के मरने से पूरा यूनिवर्स बर्बाद होने लगा था और ये चीज दूसरी तरफ सोर्स कोड के टूटने से यूएस कैलिस्टर में भी सबको पता चल गई, जिसमें कैट ने देखा कि रॉब के सब कोड्स नीचे गिर पड़े थे और उनमें से कैट ने जॉइंट कोड को ढूंढ लिया और उसे कंप्यूटर में डालकर एक्टिवेट कर दिया। दूसरी तरफ निकी ने यूएस कैलिस्टर पर मिसाइल छोड़ी। तब इस चीज से वो बर्बाद होने वाला था और जेम्स काफी ज्यादा खुश हुआ और वो मिसाइल यूएस कैलिस्टर को उड़ाने वाली थी। तब तक कैट ने कोड को एक्टिवेट किया और उसका पूरा सोर्स खत्म हो चुका था, जिसके चलते सभी चीजें गायब हो गई। दूसरी तरफ जेम्स को पता चला कि गेम एरर 606 से बंद हो चुकी थी। तब तक यूएस कैलिस्टर में सभी लोग जिंदा बच चुके थे और वो लोग एक नई जगह पर थे, जिसमें वो लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि वो लोग कहां पर है। दूसरी तरफ कैट को हॉस्पिटल में होश आया और वो उसके शरीर में वापस आ चुकी थी। तब नर्स उसे शांत होने के लिए कहने लगी और ये चीज यूएस कैलिस्टर में भी सभी लोग देख पा रहे थे, जिसमें वो लोग असल में कैट के दिमाग के अंदर थे। और तब कैट वहां से खुद को देखने के लिए वॉशरूम में आई और कैट यूएसएस कैलिस्टर वाली कैट ही थी, जिसमें वो असली दुनिया में आकर काफी ज्यादा खुश थी। और तब उसे यूएस कैलिस्टर से फोन आया। तब कैट उनके जिंदा होने से काफी खुश थी और वो कहती है कि मैं कहां पर हूँ, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तब नेट कहता है कि तुम हॉस्पिटल के वॉशरूम में हो। तब ये सुनकर कैट भी समझ गई कि वो लोग उसके दिमाग में है और वो लोग उसे देख सकते हैं, जिसमें वो सभी लोग ऐसी जगह पर खास खुश नहीं थे। दूसरी तरफ जेम्स ने अमित को फोन करके एरर के बारे में बताया। तब अमित ने चेक किया कि पूरी की पूरी गेम बंद हो चुकी थी क्योंकि उसके अंदर के सोर्स कोड को ही डिलीट कर दिया गया था। और तब ये सुनकर जेम्स की फट गई क्योंकि उसके पूरे के पूरे यूजर्स जा रहे थे और अब वो कंगाल हो चुका था।
3 महीनों के बाद जेम्स के गायब होने पर ऑफिसर्स ने उसे ढूंढकर पकड़ लिया था और तब तक चैड ने भी उसके आर्टिकल को पब्लिश कर दिया जिसमें इन्फिनिटी के क्रिएटर्स रॉब और जेम्स ने ह्यूमन डीएनए क्लोन की बैन टेक्नोलॉजी को गेम के अंदर यूज किया था जो कि इंसानियत के लिए गलत थी और वो लोग क्लोन्स बनाकर उन्हें एब्यूज करते थे। तब कैट के साथ उसकी टीम जेम्स के जेल जाने से उन पर हंस रहे थे, लेकिन ये चीज गेम के अंदर के जेम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर उन लोगों ने कैट को पूछा कि तुम हमें गेम से कैसे बाहर निकालोगी। तब कैट कहती है कि मैं उसी कोड पर काम कर रही हूँ और वहां पर उन्हें उनके फेवरेट टीवी शो के एपिसोड्स के आने के बारे में पता चला और तब कैट ने उस शो को लगाया और फिर वो सभी लोग साथ में कार्डिशियंस के सस्ती कॉपी वाले शो को एंजॉय करने लगे और इसी के साथ बेहतरीन एपिसोड का अंत हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मारिया नाम की एक लड़की उसके बॉयफ्रेंड मैक के साथ नजर आई जिसमें मारिया उसकी ऑफिस के लिए एक चॉकलेट प्रोडक्ट को तैयार कर रही थी और मारिया इन चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट थी और तब मैक को उसकी नई डिश काफ़ी पसंद आई और वो उसकी तारीफ करने लगा। अगले दिन मारिया ऑफिस पहुंची जिसमें आज मारिया के बनाए गए प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाने वाला था और वहां पर वो एक चॉकलेट बिस्किट जैसे प्रोडक्ट को तैयार कर रही थी और मारिया इस चीज के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी जिसमें उसकी साथी को भी उसकी डिश काफ़ी पसंद थी। कुछ देर बाद उसके साथी जेफ के साथ वो ऑब्जर्वेशन रूम में बैठकर सभी लोगों को देख रही थी जिसमें वहां पर कुछ अनजान लोगों को उसके तैयार किए गए चॉकलेट बिस्किट्स को खाने के लिए चुना गया था और वहीं पर वेरिटी नाम की एक लड़की आई और वेरिटी कहती है कि मेरा नाम भी लिस्ट में होगा और तब उसका नाम लिस्ट में था, लेकिन वहां पर मारिया उसे देखकर चौंक गई क्योंकि वो उसे पहले से जानती थी। फिर वहां उन लोगों को चॉकलेट ट्राई करवाया गया, तब किसी को भी वो खास पसंद नहीं आई और तब ये सुनकर मारिया चौंक गई, लेकिन वहां पर वेरिटी ने दूसरी बार उसे खाई और वो कहती है कि इसे दूसरी बार खाने पर टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है और तब वहां पर सभी लोगों ने उसे दूसरी बार ट्राई किया और वहां पर सभी लोग भी यही कहने लगे। तब मारिया के प्रोडक्ट को अच्छा रिव्यू मिला और उसी के चलते मारिया खुश हुई, लेकिन वो वेरिटी के आने से बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर मारिया वहां से वॉशरूम में थी, तब वेरिटी आकर उससे मिली जिसमें वो दोनों स्कूल में साथ में थे, इस बारे में बात करने लगे और वेरिटी ने बताया कि वो वहां पर फूड की टेस्टिंग के लिए आई थी। तब मारिया कहती है कि मैं इसी जगह पर काम करती हूँ और तब वेरिटी कहती है कि मेरा कल यहाँ पर इंटरव्यू है क्योंकि वेबसाइट पर मैंने यहाँ पर जॉब है इस बारे में पढ़ा था। तब मारिया कहती है कि जहां तक मुझे पता है यहाँ पर कोई भी जॉब खाली नहीं है और तब वेरिटी कहती है कि मैंने तो वेबसाइट पर देखा था और फिर वो मारिया को बाय बोलकर वहां से निकले। तब मारिया ने ऑफिस में आकर वेबसाइट को देखा जिसमें वहां पर नए जॉब्स के बारे में लिखा था, लेकिन ये चीज उसे अजीब लगी क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। तब मारिया ने इस बारे में आकर अपने बॉस जैक से बात की और तब जैक कहता है कि मैंने अभी अभी एड डाली थी क्योंकि हम लोगों को टीम को बढ़ाना है क्योंकि तुम्हारे काफी सारे प्रोडक्ट्स पास हो चुके हैं और हमारा बॉस डेविड 2 दिनों के बाद आकर उसे चेक करेगा। तब ये सुनकर मारिया वहां पर चौंक गई, लेकिन वो वेराइटी से काफी परेशान थी और मारिया ने इस बारे में मैक को बताया क्योंकि वेराइटी स्कूल में काफी अजीब थी जिसमें वो स्कूल में सबसे स्मार्ट थी, लेकिन वो थोड़ी सी सबको सनकी लगती थी और उसके बाल भी अजीब साइंटिस्ट जैसे थे जिसमें वो खुद का एक सुपर कंप्यूटर बनाना चाहती थी। फिर उसके बारे में एक अफवाह उड़ी कि उसने प्रोफेसर का पकड़कर उन्हें खुश किया था और तब मैक को ये चीज काफी गंदी लगी, लेकिन वहां पर वो समझ गया कि मारिया ने भी उसे बुली किया होगा। तब मारिया कहती है कि मेरी फ्रेंड नेटली ने ही उसकी अफवाह उड़ाई थी और फिर उसने वेराइटी का नया नाम दूध वाली रखा था जिसमें सब लोग उसे यही बुलाते थे। तब मैक कहता है कि तुम्हारा ग्रुप तो काफी कमीना था। तब मारिया कहती है कि वो पहले टूर कंपनी में काम करती थी, लेकिन अब वो फूड इंडस्ट्री में कैसे आ रही है ये समझ नहीं रहा। तब मैक कहता है कि तुम उसे स्टॉक क्यों कर रही हो। तब मारिया कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर रही। अगले दिन जैक ने वेरिटी का इंटरव्यू लिया और तब वेरिटी अपने गले को छूते हुए अपने बारे में सभी चीजें बताने लगी और ये चीज आप याद रखना क्योंकि ये चीज अंत में कनेक्टेड होगी। फिर जैक उसके प्रोफाइल से काफी ज्यादा खुश था, लेकिन मारिया इस चीज से नाराज थी। कुछ देर बाद जैक ने सबको वेरिटी से मिलवाया जिसमें वो अब उनके साथ काम करने वाली थी। तब मारिया ने जैक को उसके प्रोफाइल को सब चीजें वेरीफाई करने के लिए कहा क्योंकि उसे शक था कि उसकी डिग्रीज नकली होगी क्योंकि वो स्कूल में भी सनकी थी। तब जैक कहता है कि मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। शाम होने पर मारिया घर पर आई और वो मैक को वेरिटी के काम पर ज्वाइन करने के बारे में बताने लगी। तब मैक कहता है कि तुम्हें उसे इतना नहीं चिढ़ना चाहिए और तब मारिया इस चीज से और ज्यादा भड़क गई।
अगले दिन मारिया को जैक ने बताया कि उसने वैरायटी के पूरे प्रोफाइल की डिग्रीज को चेक करवाया, जिसमें वो सभी डिग्रियां असली थी और वैरायटी के पास्ट के जॉब में भी उसने काफी अच्छा काम परफॉर्म किया था। तब मारिया कहती है कि कोई बात नहीं, और तब जैक ने मारिया को वैरायटी के साथ काम करने के लिए कहा, जिससे वैरायटी चीजों को जल्द से जल्द समझ सके। तब मारिया ने देखा कि सब लोग वैरायटी को काफी पसंद करते थे और ये चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मारिया ने अगले दिन डेविड आ रहा था, इसलिए वैरायटी को सभी इंग्रेडिएंट्स को उसके स्टाफ तक पहुंचाने का काम दिया, जिससे वो इंग्रेडिएंट्स को यूज करके रेसिपी से आइटम्स को तैयार कर सके, जो कि मारिया की स्पेशलिटी थी। लेकिन मारिया को कुछ इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग याद नहीं आ रही थी, और तब मारिया ने देखा कि ऑफिस में डैनी नाम की एक लड़की उसका आलमंड मिल्क के बार बार चोरी होने से भड़की हुई थी। और तब मारिया कहती है कि वैरायटी, मैं तुम्हें सब चीजें लिखकर मेल कर दूंगी। तब वैरायटी मान गई। फिर मारिया ने सभी चीजें मेल में लिखी, जिसमें डेविड एक वेजिटेरियन था और इसी वजह से उसे सब चीजों को वेज रखना था। तब बाकी का स्टोर बर्निस के स्टोर के बारे में बात कर रहा था, जो कि उनके पास की एक बर्गर की शॉप थी। तब मारिया उसकी स्पेलिंग में ई नहीं बल्कि ए आता है और इसी वजह से उसका नाम बार्निस है ये बताया, और तब सबने मना कर दिया। और तब वैरायटी कहती है कि उस शॉप का नाम बर्निस है, ना कि बार्निस। और तब मारिया ने कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड उस शॉप में सालों से काम करता है और उसकी टोपी मेरे घर पर रोज में देखती हूँ, इसलिए मुझे ये याद है। और तब जेफ कहता है कि हम ये चीज गूगल कर सकते हैं, और तब मारिया ने सर्च किया, जिसमें वो नाम बर्निस हो चुका था। और तब मारिया ये देखकर चौंक गई और फिर उसके साथी वहां उसका मजाक उड़ाते हुए निकल गए। लेकिन मारिया इस चीज से काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि पास्ट में भी हमें टोपी के ऊपर सच में बार्निस लिखा हुआ देखने मिला, लेकिन अब सच में कैप के अंदर की स्पेलिंग भी बदल चुकी थी। फिर मारिया ने इस बारे में मैक को बताया। तब मैक कहता है कि ये स्पेलिंग हमेशा से ऐसी ही थी, जिसमें अब चीजें बदल रही थी, ऐसा मारिया को लगा और वो कंफ्यूज हो रही थी। और इसी वजह से मारिया ने कहा कि ये सब वैरायटी कर रही है और अब वो मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रही है। तब मैक कहता है कि तुम्हें उस लड़की से इतना चिढ़ना नहीं चाहिए, और तब इस चीज से मारिया और मैक में झगड़ा हो गया। फिर मारिया ने बेडरूम में आकर स्कूल के सभी फोटोज दिखे, जिसमें मारिया को वहां पर वैरायटी भी दिखी, जो कि काफी अजीब थी। और मारिया को वहां पर उसकी दोस्त नेटली याद आई। तब मारिया ने नेटली को मिलने के लिए मैसेज डाला, लेकिन उसका रिप्लाई उसी वक्त पर नहीं आया। अगले दिन ऑफिस में डेविड आकर सबसे मिला। तब जॉन ने मारिया की तारीफ की, जिसमें वो सबसे बेस्ट थी, और वहां पर डेविड को लोगों ने सभी चीजें टेस्ट करवाई, जो कि डेविड को काफी पसंद आई। और तब मारिया उसे बनाने की रेसिपी बताने लगी, और तब ये सुनकर उसकी टीम चौंक गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। और फिर डेविड वहां पर जेफ और मारिया की तारीफ करके निकला, जिसमें वो लोग अब स्पेन में उनकी चीजों को प्रमोट करने के लिए जाने वाले थे। फिर डेविड के निकलने पर मारिया की टीम ने उसे बताया कि खाने में बीफ डाला गया था। तब ये सुनकर जॉन भड़क गया, क्योंकि डेविड वेजिटेरियन था और मारिया ने उसे नॉनवेज खिला दिया था। तब मारिया कहती है कि मैंने वो लिस्ट वैरायटी को दी थी और ये वैरायटी ने ही पूरी गड़बड़ की है। और तब इस बारे में जेफ ने दोनों को पूछा। तब वैरायटी कहती है कि मारिया ने मेल में जो भेजा था वो सब चीजें अंदर लिखी है और मैंने इसी हिसाब से चीजें तैयार की थी। लेकिन वहां पर मारिया ने इस चीज के लिए मना कर दिया। और तब वहां पर जैक ने ईमेल को चेक किया। तब सबको पता चला कि मेल के अंदर साफ साफ बीफ डालने के लिए मारिया ने लिखा था। और तब जेफ ने मारिया को वैरायटी से माफी मांगने के लिए कहा, और तब मारिया ने माफी मांगी। फिर वहां सभी लोग चले गए, लेकिन मारिया वहां से जॉन को आकर कहती है कि मैंने सच में मेल में ये नहीं लिखा था। और तब जेफ कहता है कि मारिया, तुम्हें वैरायटी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। और तब मारिया वहां पर जॉन पर चिल्लाने लगी, लेकिन जॉन ने उसे शांत होने के लिए कहा। तब मारिया ने देखा कि ऑफिस में सभी लोग अब उसे पागल समझ रहे हैं, और मारिया का मानना था कि वैरायटी ने किसी तरह से उसका मेल बदल दिया था। फिर मारिया ने आकर इस बारे में रात को मैक को बताया, लेकिन मैक कहता है कि कोई किसी के भी मेल को ऐसे नहीं बदल सकता। और तब मारिया कहती है कि वैरायटी कंप्यूटर में एक्सपर्ट थी और वो किसी तरह से ये तो कर सकती है, ये मुझे पता है। तब मैक ने उसे आराम करने के लिए कहा, और वहीं पर मारिया को नेटली का मैसेज आया, जो कि असल में नेटली के पति डैन का था, और उसने बताया कि नेटली मर चुकी है। तब मारिया ने डैन से फोन पर बात की और उसने नेटली के मरने का कारण पूछा। तब डैन कहता है कि उसने सुसाइड किया और वो कुछ अजीब बातें कर रही थी, जिसमें उसे लगता था कि सभी लोग उसे झूठ बोल रहे हैं और उसकी जिंदगी में कोई ना कोई चीजें बदलती जा रही है। तब मारिया कहती है कि क्या हाल ही में वो कोई हमारी स्कूल की दोस्त वैरायटी से मिली थी। तब डैन ने मना कर दिया और फोन कट कर दिया, जिसमें मैक को मारिया की डैन से इस तरह की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले दिन मारिया ऑफिस पहुंची। तब वहां पर कोई नहीं था, और फिर वहां पर वैरायटी आकर मारिया से मिली और उसने अपने नेकलेस को पकड़कर कहा कि तुम आज मीटिंग में क्यों नहीं आई, जो कि सुबह 8 बजे थी, और जॉन ने उसके बारे में सबको मेल करके बताया था। तब मारिया कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, और वो मेल मारिया के स्पैम फोल्डर में चला
चला गया था। तब वेरिटी ने पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। तब मारिया कहती है कि तुम्हें पता होगा कि क्यों प्रॉब्लम है, और मुझे स्कूल में तुम क्या करती थी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें तभी भी तुम सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी। तब वेरिटी कहती है कि तुम्हारा पूरा ग्रुप मेरा मजाक उड़ाता था और तुम लोगों ने ही मेरी अफवाह प्रोफेसर के साथ उड़ाई थी। तब मारिया कहती है कि मैंने उन अफवाह पर कभी भी भरोसा नहीं किया था। तब वेरिटी कहती है कि वो प्रोफेसर ही मेरे से अच्छे से बात करते थे, क्योंकि बाकी सभी लोगों को मेरे बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन फिर तुम लोगों ने अफवाह उड़ाई और फिर स्कूल से प्रोफेसर को निकाल दिया गया। लेकिन फिर तुम्हारी दोस्त ने मेरा नाम दूध वाली रखा था। तब मारिया कहती है कि बचपन में बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती है और वो बच्चे ही होते। तब वेरिटी कहती है कि हाँ, और तब मारिया कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो भी हुआ उसके लिए मुझे काफी अफसोस है। तब वेरिटी कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर वेरिटी वहां से मारिया के पास आ गई और इस सीन में सच में मारिया के साथ साथ मेरी भी फट गई थी। फिर वेरिटी ने डैनी का आलमंड मिल्क निकाला, फिर वो उसे पीने लगी और आधा पीकर उसने वहीं पर फेंक दिया। तब मारिया ये देखकर चौंक गई। वहीं पर बाकी सभी लोग वहां पर आए। तब वेरिटी वहां से निकलकर अपने डेस्क पर बैठ गई और तब वहां पर जॉन ने मारिया से उसके मीटिंग में नहीं आने का कारण पूछा। तब मारिया कहती है कि मैं मेल देखना भूल गई थी। वहां पर डैनी सब पर फिर से भड़क गई क्योंकि किसी ने आलमंड मिल्क फिर से पी लिया था। तब सब कहते कि हम लोग तुम्हारे साथ मीटिंग में ही थे, और तब सबको पता था कि आज सिर्फ मारिया ही मीटिंग में नहीं आई थी। तब मारिया भड़क गई और वो कहती है कि वेरिटी ने दूध पिया है, और वो वेरिटी पर चिल्लाने लगी। तो वेरिटी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में थी और मैंने यहाँ पर आते वक्त देखा था कि मारिया ने ही आलमंड मिल्क पिया है। तब वहां पर जॉन कहता है कि यहाँ पर कैमरा है और हम लोग चेक कर सकते हैं, और तब वहां पर सबने वीडियो देखा और मारिया ने देखा कि वेरिटी अपने नेकलेस को छूकर कहती है कि मारिया ने ही दूध पिया है, और ये चीज उसे अजीब लगी। लेकिन फिर वीडियो फुटेज में देखने मिला कि मारिया ने ही दूध पिया था। तब मारिया ये देखकर चौंक गई और वो कहती है कि मुझे नट एलर्जी है और मैं इसी वजह से ये मिल्क नहीं पी सकती। तब वेरिटी कहती है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। तब जॉन भी उसकी बात मानने लगा और मारिया ने उसके एलर्जी के बारे में बताया, लेकिन कोई भी इस चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं था। और तब जॉन ने उसे गूगल करवाया, लेकिन ऐसी कोई चीज गूगल पर भी नहीं थी। तब मारिया कहती है कि वेरिटी तुम नेकलेस को पकड़कर जो भी बोलती हो वो सच हो रहा है, और वहां पर वेरिटी का वो नेकलेस लेने गई। तब जॉन ने वहां पर मारिया को रोका, लेकिन मारिया काफी भड़क गई थी और इसी वजह से जॉन ने मारिया को जॉब से निकाल दिया। तब वेरिटी रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन मारिया इस चीज से काफी ज्यादा भड़की हुई थी। रात होने पर वेरिटी ऑफिस से निकली। तब मारिया ने उस पर नजर रखी थी और फिर मारिया उसका पीछा करने लगी। वहां से मारिया ने आकर देखा कि वेरिटी काफी शानदार घर के अंदर रहती थी। तब मारिया उसके घर का कांच तोड़कर अंदर घुसी और तब उसका शक सही साबित हुआ। असल में वेरिटी ने खुद का एक सुपर कंप्यूटर बना लिया था, और फिर वो ऊपर आकर उसके बेडरूम में आ गई और तब उसने देखा वेरिटी ने वहां पर खुद को किसी तरह की रानी बनाया हुआ था। साथ ही वो काफी सारे फेमस लोगों के साथ फोटोज निकाल चुकी थी और वो फेमस भी बन चुकी थी। लेकिन ये चीज उसे अजीब लगी क्योंकि ऐसा वेरिटी को देखकर बिल्कुल नहीं लगा था। वहीं पर मारिया को वेरिटी का नेकलेस मिला जिसके ऊपर एक बटन था, और उसी से वेरिटी उसकी हर बात को सच साबित करती थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ये मारिया को नहीं समझा। तब वहां पर कमरे में वेरिटी नहाकर बाहर आई। तब मारिया उसके बेड के नीचे छुपी थी और वेरिटी ने वहां पर कपड़े पहने और वो कहती है कि मारिया तुम बाहर आ जाओ। तब मारिया उसके सामने आई और वो कहती है कि तुम्हारे नेकलेस से ही तुम ये करती हो, ये मुझे पता है। तब वेरिटी कहती है कि वो सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से ही काम करता है। तब मारिया कहती है कि तुम इसके बटन को दबाने के बाद जो भी बोलती हो वो कैसे सच हो जाता है। तब वेरिटी कहती है कि ये नेकलेस असल में एक रिमोट है जो कि नीचे के सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जिसके चलते रियलिटी को बदला जा सकता है, और मेरे पास ऐसे काफी सारे नेकलेस है, और असल में ये रिमोट चीजों को बदलता नहीं है, बस उसे मेन रियलिटी को उस टाइमलाइन में लेकर जाता है जहां पर मेरी बात सही हो। और तब मारिया कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तब वेरिटी ने कहा कि तुमने कहा था कि मैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने ऐसे मशीन को बना लिया जिसमें देखो कि आज तुमने नहीं बल्कि येलो टी शर्ट पहना है, और अब तुम सिर्फ चाइनीज बोल सकती हो, जिसमें हम लोग अब ऑफिस में है और अब सब फिर से नॉर्मल हो चुका है। तब मारिया ये सब चीजें बदलते हुए देखकर काफी भड़क गई। तब वेरिटी कहती है कि मैंने ये सब तुम्हें दर्द देने के लिए किया है और तुम्हें पता ही होगा कि मैंने ये क्यों किया है। तब मारिया कहती है कि मुझे नहीं पता। तब वेरिटी कहती है कि नेटली ने मुझे मरने से पहले यह बता दिया था कि तुमने ही मेरे बारे में अफवाह फैलाई थी, और तुम बताओ कि ऐसा तुमने क्यों किया था। तब मारिया कहती है कि मैं तुमसे जलती
थी, लेकिन तब मैं बच्ची थी और मैंने सिर्फ इस बारे में तुम्हारा मजाक नेटली के सामने उड़ाया था। तब नेटली ने सबको ये चीज बताना शुरू की। तब वेरिटी कहती है कि तुम्हारे मजाक के चलते सब लोग मुझे पागल समझने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे और फिर मैं अकेली गिर गई थी। तब मारिया कहती है कि तुम्हारे पास ऐसी पावर है जिससे तुम रियलिटी को किसी भी तरह से बदल सकती हो और तुम पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ सकती हो। तब वेराइटी कहती है कि मैं दुनिया की रानी बन चुकी थी, जिसमें मैं सब चीजें ट्राई कर चुकी थी, जिसमें दुनिया में हर एक चीज में पहले तो काफी मजा आता है, लेकिन फिर थोड़े वक्त के बाद तुम्हारा बुली करना मुझे याद आता गया और इसी वजह से मैंने सबसे पहले नेटली से आकर बदला लिया और उस बदले को लेने में मुझे 5 हफ्ते लग गए थे, लेकिन तुम तो 5 ही दिन में टूट गई। तो बताओ अब तुम कैसे मरना पसंद करोगी। तब मारिया ने वेरिटी पर हमला किया। तब उन दोनों लड़कियों के बीच में बिच फाइट शुरू हो चुकी थी, लेकिन वहां पर वेरिटी ने अपने रिमोट से पुलिस को बुला लिया और तब ऑफिसर्स वहां पर अंदर घुसे और उन्होंने मारिया को पकड़ लिया। फिर वो लोग मारिया को लेकर वहां से जा रहे थे। तब मारिया को काफी गुस्सा आया और उसने ऑफिसर की गन लेकर वहीं पर वेरिटी को मार दिया और फिर उसने वेरिटी के नेकलेस को उसके हाथ में रखकर ऑर्डर दिया कि अब से वो मारिया का ऑर्डर माने की। फिर मारिया ने उस नेकलेस से ऑफिसर को उस पर भरोसा दिलवाया कि वेरिटी ने खुद की जान ली है। तब ऑफिसर्स मान गए और वहां पर मारिया ने रिमोट से दोनों ऑफिसर्स को उसका गुलाम बना दिया। तब वो दोनों झुक गए और फिर मारिया ने दुनिया को वो उनकी रानी है ऐसा समझने का ऑर्डर दिया और तब वो अचानक से पूरी दुनिया की रानी बन चुकी थी और ये रियलिटी में आकर मारिया काफी ज्यादा खुश थी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। कहानी की शुरुआत में हमें ऐश नाम का एक लड़का नजर आता है जो कि अपने फोन में अपने कार में बिजी होता है और वहां पर उसकी पत्नी मार्था आती है और वो कहती है कि दरवाजा खोलो, लेकिन ऐश का ध्यान नहीं होता और ध्यान जाने पर वो दरवाजा खोलता है और वो फिर भी मार्था की मदद नहीं करता और मार्था इस चीज से नाराज होती है और उसके कहने पर ऐश फोन रख देता है, जिसमें वो दोनों गाना गाते हुए आगे बढ़ते हैं और तब मार्था अपने पसंदीदा गाने बजाती है और ऐश उसे बंद कर देता है और इस चीज से दोनों में बहस हो जाती है। लेकिन वहां पर ऐश मार्था को उसके पसंदीदा गाने गाकर मना लेता है और फिर वो दोनों घर पर आते हैं, जिसमें ऐश वहां पर अपने बचपन की तस्वीरें देखता है और वो उसकी फोटो निकालता है, जिसमें वो लोग नए नए उसी घर में शिफ्ट हुए होते हैं। और तब मार्था उसे पूछती है कि तुम सूप जूते में लोगे क्या, और तब ऐश कहता है कि चलेगा और वहां मार्था समझ जाती है कि वो फिर से फोन में डूबा हुआ है और तब वो उसे मारती है और पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। और तब ऐश कहता है कि मैं अपने बचपन की फोटो सबको दिखा रहा हूँ, जिसमें हम लोग घूमने गए थे और हमारा सामना काफी सारे बंदरों से हुआ था, जिसमें उस हादसे में मेरा भाई मारा गया। और ये याद कर ऐश दुखी होता है और तब मार्था उसे संभालती है, जिसमें दोनों बेडरूम में आकर करीब आते हैं और वहाँ ऐश काफी जल्दी खत्म कर लेता है और तब मार्था कहती है कि कोई बात नहीं और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन मार्था कहती है कि सॉरी ऐश, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और तब ऐश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अकेला वैन वापस करके आता हूँ, जिसमें वो खुद का मजाक उड़ाता है और मार्था को ये चीज काफी पसंद होती है और ऐश वहां से किस करके वैन में आता है और वो वैन लेकर आगे बढ़ता है, जिसमें मार्था अपने डिवाइस में अपने आर्ट को कंप्लीट करने लगती है और वो रात तक अपने काम को खत्म करती रहती है। लेकिन तब तक ऐश वापस नहीं आता और तब वो उसे फोन लगाती है, जिसमें ऐश का फोन भी बंद आता है और इस चीज से मार्था डर जाती है। कुछ घंटों के बाद वो वैन कंपनी में फोन लगाती है और तब वो कहते हैं कि ऐश ने अभी तक वैन को वापस नहीं किया और मार्था वहां से अपनी बहन टीना को फोन लगाती है और वो कहती है कि ऐश का फोन बंद आ रहा है और वो गायब हो चुका है और काश उसका कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। और तब टीना कहती है कि नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ होगा और तुम्हें डरना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पर बाहर ऑफिसर्स आते हैं और तब मार्था उन्हें देखकर समझ जाती है कि उसका डर सच हुआ है। कुछ दिनों के बाद ऐश के फ्यूनरल पर मार्था परेशान होती है और तब उसकी मुलाकात उसकी दोस्त डैनी से होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा पति मैट मरा था तब मुझे भी यही फील हो रहा था और एक चीज़ अब तुम्हारे काम आएगी, जिसमें मैंने एक वेबसाइट पर तुम्हारा लॉगिन किया है जिससे तुम ऐश से बात कर सकोगी और ये कोई काला जादू नहीं है, असल में ये एक AI सिस्टम है जिसके चलते तुम ऐश से बात कर पाओगी। और तब मार्था चिल्लाकर कहती है कि प्लीज चुप हो जाओ और वहां पर टीना आकर मार्था को लेकर चली जाती है और तब डैनी कहती है कि मुझे माफ कर दो।
जिसमें मार्था वहां से अपने नए घर में आकर सफाई करना शुरू करती है, जिसमें ऐश की काफी सारी उसे बचपन की फोटोज मिलती है और वो अब अकेले जीना शुरू करती है, लेकिन वो इन चीजों से काफी दुखी होती है। और तब उसे एक दिन उल्टी हो जाती है और धीरे धीरे मार्था अब खुद को कमजोर महसूस करती है। और फिर एक दिन मार्था को डैनी का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हें साइन अप किया है, और उसी के चलते मार्था को ऐश का हाय आता है। और तब मार्था फोन करके डैनी पर भड़क जाती है और वो कहती है कि तुमने मेरे मरे हुए पति ऐश का इस चीज से मजाक उड़ाया है। और तब डैनी कहती है कि ये चीज तुम्हारे काफी काम आएगी, जिसमें तुम ऐश से बात कर सकती हो और वो असली ऐश की तरह ही बात करेगा। साथ ही तुम्हें उसे ऐश की प्रोफाइल का एक्सेस देना होगा, जिससे वो उसकी पर्सनालिटी को समझकर उसी की तरह परफेक्ट बात करेगा, और इस चीज से तुम्हें काफी मदद मिल सकती है। और तब मार्था कहती है कि मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए जिसमें ये सिस्टम कभी भी ऐश की जगह नहीं ले सकती। और तब डैनी कहती है कि वो ऐश की जगह नहीं ले सकती, लेकिन ऐश बनने का ट्राई जरूर कर सकती है। अगले दिन मार्था अपने काम में लगी होती है और तब उसे वहीं पर उल्टी आती है और वहां पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और इस चीज से वो और भी परेशान होती है। और तब वो अपनी बहन टीना को फोन लगाती है, और तब टीना अपने बच्चों में बिजी होती है, और वहां पर मार्था टीना को फोन करने का मैसेज भेजती है और वो दुखी होकर रोने लगती है और उसे अकेलापन अब खाने लगता है। और इस हालत में मार्था को उसके पति की खास जरूरत होती है। और तब उसे डैनी वाली वेबसाइट याद आती है और वो ऑनलाइन जाकर ऐश को पूछती है कि क्या ये तुम हो, और तब मैसेज आता है कि हाँ मैं ही हूँ, और वो ऐश की तरह मजाकिया अंदाज में बात करता है। और तब मार्था कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वहां पर ऐश कहता है कि अच्छी बात है, काश मैं तुम्हारे साथ होता। और ये पढ़कर मार्था रो पड़ती है। कुछ देर बाद मार्था को टीना का फोन आता है और वो कहती है कि मैं बिजी थी, तुम्हें क्या हुआ। और तब मार्था कहती है कि कोई बात नहीं, बस मेरा काम काफी बढ़ गया था और मैं परेशान थी। और तब टीना कहती है कि तुम काफी परेशान लग रही हो और मैं वहां पर आ रही हूँ। और तब मार्था कहती है कि नहीं, मैं अब ठीक हूँ और थोड़े टाइम के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी, और वो फोन कट कर देती है। जिसमें मार्था रात को ऐश से बात करती है और वहां ऐश उसे कहता है कि मुझे असली ऐश के प्राइवेट अकाउंट का एक्सेस चाहिए, जिससे मैं उसकी पर्सनालिटी को अच्छे से समझ सकूं। और तब मार्था उसे ऐश के प्रोफाइल से सभी वीडियोस शेयर करती है, और वो एआई सिस्टम के शेयर करने पर वो उसे पूरी तरह से स्टडी करता है। कुछ देर बाद मार्था को फोन आता है, जिसमें वो फोन ऐश का होता है, और उसे उठाने पर ऐश कहता है कि ये मैं हूँ। और तब मार्था ऐश की आवाज सुनकर रो पड़ती है और वो कहती है कि तुम्हारी आवाज ऐश की तरह है। और तब ऐश मजाक करना शुरू करता है, जिसमें मार्था को प्रेगनेंसी में इसी तरह से ऐश से बात करके काफी खुशी मिलती है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ दिनों के बाद ऐश से बात करते हुए मार्था ट्रैकिंग पर जाती है और वो उसे सभी चीजें ऐश के बारे में बताती है, और वो कहती है कि ये जगह पहले मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अब काफी पसंद है, और तुम मुझे तुम्हारे परिवार से मिलाने के लिए यहीं पर लाए थे। और तब ऐश कहता है कि मुझे उस जगह को देखना है, और तब मार्था उसे कैमरा से वो जगह दिखाती है, और वहां पर ऐश कहता है कि ये जगह काफी पसंद है और यहाँ पर लोग सुसाइड करते थे। और तब मार्था कहती है कि तुमने ये चीज ऑनलाइन पढ़ी है, और ऐश कभी भी ऐसी बातें नहीं करता था। और तब वो ऐश माफी मांगता है, और वहां मार्था को उसकी माँ का फोन आता है, और तब वो उसे कट कर देती है, जिसमें वो वहां से निकलती है। कुछ दिनों के बाद मार्था अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनती है और वो उसे रिकॉर्ड भी करती है, जिससे वो उसे ऐश को सुना सके, और फिर वो उसे ऐश को अपलोड करके सुनाती है। और तब दोनों खुश होते हैं, और वहां पर गलती से फोन गिरकर टूट पड़ता है, और तब मार्था काफी ज्यादा दुखी होती है और उसकी बात ऐश से नहीं हो पाती, और तब वो रोते हुए वहां से निकलती है, जिसमें वो अपना नया फोन लेकर घर पर आकर उसे चार्ज करती है। और तब उसकी बात ऐश से होती है, और वहां पर मार्था कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गिरा दिया। और तब ऐश कहता है कि मार्था, मैं क्लाउड में अपलोड हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। और वो उसे बच्चे की हार्ट बीट सुनाकर कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तब मार्था कहती है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। और तब ऐश कहता है कि मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी थी, जिसमें हमारे इस बात करने की टेक्नोलॉजी में एक अपडेट आया है, और अगर तुम्हें वो चाहिए तो वो तुम्हें थोड़ा सा महंगा गिर सकता है। और तब मार्था पूछती है कि वो कैसा अपडेट है। अगले दिन मार्था के घर पर एक काफी बड़ा पैकेज आता है, और वहां पर उसके वजन से लाने वाले भी कंफ्यूज होते हैं। और उनके जाने के बाद मार्था उसे ओपन करती है, जिसमें उसे एक नकली बॉडी जैसी पैकिंग मिलती है, और तब मार्था को वो नॉर्मल लगती है। और वहां पर ऐश कहता है कि मुझे उसे देखना है, जिसमें मार्था उसे उसकी नई बॉडी दिखाती है। और फिर ऐश कहता है कि उसे बाथटब में डाल दो, और तब मार्था उसे बाथटब में डाल देती है। और वहां पर ऐश कहता है कि उसमें बॉल्स डालो जो साथ में मिले हैं, और तब मार्था उसे भी
भी डालती है और वहाँ पर ऐश कहता है कि ये चीज़ कुछ घंटे लेगी और वो दोनों साथ में नीचे आते हैं और तब ऐश कहता है कि वो एक्टिवेट हो रहा है जिसमें मैं अब उसमें अपलोड होने जा रहा हूँ और तुम बाथरूम का दरवाज़ा मत खोलना। और ऐश फ़ोन कट कर देता है और इस चीज़ से मार्था काफ़ी कंफ्यूज होती है और वो काफ़ी घंटों तक ऐश के बाहर आने का इंतज़ार करती है और तब उसे ऊपर से आवाज़ आती है जिसमें ऊपर से नीचे उसके सामने ऐश का नया रोबोट उसी के शरीर के साथ आया होता है और वो कहता है कि तुम्हें ऊपर कपड़े भी छोड़ देने चाहिए थे। और तब मार्था उसे देखती रहती है। कुछ देर बाद ऐश के कपड़े पहनने पर मार्था फिर भी उसे देखती है और वहाँ पर ऐश कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। और तब मार्था कहती है कि क्या तुम खाना बनाकर खा सकते हो। और तब ऐश कहता है कि हाँ, मैं खाना खा तो नहीं सकता लेकिन नाटक कर सकता हूँ। और तब मार्था वहाँ पर दारू पीने लगती है और ऐश कहता है कि प्रेगनेंसी में तुम्हें दारू नहीं पीना चाहिए। और तब मार्था कहती है कि मुझे ये चीज़ पता है, साथ ही तुम असली ऐश से काफ़ी ज़्यादा जवान लगते हो। और तब ऐश कहता है कि मुझे ऐश के प्रोफाइल पिक्चर से ही मैच किया गया है। और तब मार्था उसके पास आती है और वो कहती है कि तुम्हारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट है। और तब ऐश कहता है कि हाँ, मुझे बेस्ट पार्ट से ही बनाया गया है। और तब मार्था उसे महसूस करती है और वो कहती है कि तुम क्यों चले गए जिसमें मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और फिर वो उसे किस करती है। कुछ देर बाद मार्था ऐश के पास आती है और वो कहती है कि ऐश के गले पर तिल था। और तब ऐश वहाँ पर तिल उगा लेता है। और तब मार्था कहती है कि तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं। और तब ऐश कहता है कि मुझे ये वाले वीडियोस में चीज़ें नहीं मिली लेकिन मैं ऑनलाइन चीज़ें सीख सकता हूँ। और वो दोनों कुछ ही घंटों में काफ़ी मज़े करते हैं और मार्था इस चीज़ से काफ़ी खुश होती है। अगले दिन मार्था देखती है कि ऐश की आंखें खुली है और तब वो डर जाती है। और वहाँ मार्था कहती है कि तुम सोते नहीं हो क्या। और तब ऐश कहता है कि नहीं, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तब मार्था कहती है कि तुम सोने का नाटक करो। और फिर वो उसे हक करती है और फिर मार्था अपने काम में लगी होती है। और तब ऐश उसे पूछता है कि क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए। और तब मार्था कहती है कि नहीं और मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वहीं पर टीना आती है और तब मार्था वहाँ पर ऐश को बेडरूम में छुपा देती है और वो नीचे आकर टीना से मिलती है जिसमें दोनों घर पर बात करते हैं। और तब टीना कहती है कि तुमने घर को अकेले काफ़ी बदल दिया है और ये अच्छी बात है। और तब वहाँ पर मार्था कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाती हूँ। और फिर वो दोनों बात करते हैं जिसमें टीना कहती है कि तुम अब खुद में खोई रहती हो और तुम किसी से बात नहीं करती। और तब मार्था कहती है कि मैं थोड़े दिनों से सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना चाहती हूँ। और तब टीना कहती है कि ठीक है और वो वॉशरूम में जाती है और रात होने पर वो वहाँ से निकलती है। और वहाँ पर टीना कहती है कि अच्छी बात है, तुम मूव ऑन कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे बाथरूम में किसी दूसरे आदमी के कपड़े देखे। और ये सुनकर मार्था चौंक जाती है और वहाँ पर टीना कहती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले। और वो वहाँ से चली जाती है। और तब मार्था वापस आती है और वहाँ पर ऐश पूछता है कि वो कौन थी। और तब मार्था कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मेरी बहन थी और वो खुश है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। और तब ऐश को उसकी बातें नहीं समझती और वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। और वहाँ पर मार्था गुस्से में ग्लास गिरा देती है और दोनों कांच उठाते हैं। और तब मार्था देखती है कि ऐश को घाव लगा है लेकिन उसका खून नहीं निकल रहा, बस उसे कट लगा है। और तब वो कांच को उठाकर अच्छे से रखता है। और रात को मार्था ऐश को कहती है कि तुम सांस नहीं ले रहे जो कि तुम्हें लेनी चाहिए जिससे मुझे तुम्हारी नींद रियल लगे। और तब ऐश सांसें लेने लगता है और वहाँ पर मार्था कहती है कि साफ पता चल रहा है कि तुम नाटक कर रहे हो। और तब ऐश कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजे करना चाहोगी। और तब मार्था कहती है कि यहाँ से चले जाओ। और तब ऐश के जाने पर मार्था कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरी बात हर बार नहीं सुननी है, जिसमें ऐश ऐसा कभी भी नहीं करता और वो मेरे से झगड़ा करता। और तब ऐश कहता है कि ठीक है, मैं नहीं जा रहा। और तब मार्था कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ। और तब ऐश पूछता है कि क्या सच में इस बार निकल जाओ। और तब मार्था कहती है कि निकल जाओ, तुम कभी भी मेरे ऐश जैसे नहीं बन सकते, तुम क्योंकि कभी भी मुझसे लड़ते ही नहीं हो और मेरी हर एक बात सुनते हो। और तब ऐश कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता। और तब मार्था कहती है कि हाँ, तुम रिएक्ट भी नहीं कर पाते। और तब ऐश कहता है कि मुझे ऐश के ऑनलाइन प्रोफाइल से गाली देने के बारे में पता चला था और तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाली दे सकता हूँ। और तब मार्था कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ। और तब ऐश असल में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह मार्था देखती है कि ऐश घर के गेट पर खड़ा है और तब वो पूछती है कि तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो। और तब ऐश कहता है कि मैं अपने एक्टिवेशन पॉइंट से दूर नहीं जा सकता और अगर मुझे जाना हो तो मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें मुझे ऑपरेट कर सकती हो। और तब मार्था कहती है कि ठीक है। और वहाँ पर ऐश कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और तब मार्था कहती है कि आ जाओ। कुछ देर बाद मार्था देखती है कि ऐश असली ऐश के बचपन की फ़ोटो देखता है और वो कहता है कि ये काफ़ी फ़नी है और ये चीज़ मार्था को पसंद नहीं आती।
कुछ देर बाद मार्था वहाँ से ऐश को अपनी कार में लेकर निकलती है, जिसमें ऐश मजाक करता है, लेकिन मार्था इस बार रिएक्ट नहीं करती और वो दोनों वहाँ से पहाड़ी पर आते हैं, जिसमें मार्था कहती है कि यहाँ से कूद जाओ और तब ऐश कहता है कि क्या सच में, और तब मार्था कहती है कि हाँ, और तब ऐश आगे बढ़ता है और वहाँ पर मार्था कहती है कि तुम कभी भी ऐश बन नहीं सकते क्योंकि तुमने उसकी बातों को सिर्फ स्टडी किया है और ऐश असल में क्या सोच रहा था ये तुम कभी भी नहीं समझ सकते, जिसमें वो हमेशा से मुझसे झगड़ा करता था। और तब ऐश वहाँ पर झगड़ा करने का नाटक करता है और मार्था कहती है कि तुम नाटक कर रहे हो और फिर वो जोर से चिल्लाती है। और इस कहानी को अब 10 साल बीत चुके होते हैं, जिसमें मार्था अपनी बेटी कैट के साथ घर पर होती है और आज कैट का बर्थडे होता है और वो कहती है कि आज संडे तो नहीं है लेकिन मैं ऐश को केक खिलाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है। और तब मार्था कहती है कि ठीक है और वहाँ से कैट घर के ऊपर के स्टोर रूम में आती है और वहाँ पर उसे ऐश मिलता है, जिसमें वो दोनों साथ में केक खाते हैं और कैट कहती है कि मम्मी ऊपर आ जाओ। और तब मार्था कहती है कि ठीक है, जिसमें वो भी अब समझ चुकी होती है कि ऐश सिर्फ और सिर्फ ऐश जैसा दिखने वाला एक रोबोट है और वो अपनी जिंदगी में रोबोट के साथ रोबोट की तरह ही यूज करते हुए उसे आगे बढ़ती है। और इसी के साथ ही बेहतरीन कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी की शुरुआत साल 2691 में होती है और तब हमें वहां पर लूसिया नाम की एक लड़की सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आती है, जिसमें इस दुनिया में सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने पर 5 में से रेटिंग देनी पड़ती है और लूसिया सबको 5 स्टार देती है। साथ ही वो हंसने की भी अपने बाथरूम में प्रैक्टिस करती है और आंखों के ऊपर की एक लेंस के चलते ये रेटिंग का सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें भविष्य की इस दुनिया में ये चीज सोसाइटी में रहने के लिए काफी कंपलसरी होती है। और लूसिया की रेटिंग 5 में से 4.2 स्टार होती है, जिसमें वो अपने भाई रियान को कहती है कि तुम जल्दी नया घर देख लो, जिसमें मैं भी देखने जाने वाली हूँ क्योंकि ये घर हमें खाली करना है। और तब रियान कहता है कि मैं मेरे दोस्त के साथ शिफ्ट होने वाला हूँ और तुम भी कोई घर जल्दी देख लेना। और तब लूसिया कहती है कि ठीक है और वो आकर एक कॉफी शॉप में कॉफी लेती है और वहां पर उसे कॉफी देने वाले को 5 स्टार देती है और तब वो भी उसे 5 स्टार देता है और लूसिया सबसे अच्छे से बात करते हुए 5 स्टार देती रहती है और फिर वो कुकी को आधा काटती है और उसे वहां पर रख देती है। साथ ही वो कॉफी के साथ उसके फोटो निकालकर पोस्ट करती है और वहां उसे कॉफी और कुकी दोनों पसंद नहीं आती, लेकिन फिर उसके पोस्ट के चलते उसे 5 स्टार दूसरे लोगों से मिलने लगते हैं और ये चीज लूसिया को खुशी देते हैं और वो हमें काफी फेक नजर आती है, जिसमें वो आकर ऑफिस में काम में लगी होती है और तब उसके कॉफी वाले पोस्ट पर उसे काफी सारे स्टार्स मिलते हैं और उसकी एक नायोमी नाम की दोस्त भी 4 स्टार देती है। और तब लूसिया उसका प्रोफाइल देखती है, जिसमें एलन नाम का एक लड़का सबको ड्रिंक देने के लिए आता है और तब लूसिया उसे ड्रिंक लेती है और वो देखती है कि सभी लोग उसे देख रहे हैं और वो लोग उसे जज कर सकते हैं, इसलिए वो उसे पीती भी है और फिर वो एलन को 5 स्टार देती है। और तब एक आदमी उसे कहता है कि एलन का हमारे बॉस के साथ ब्रेकअप हो गया है और उसके चलते कोई भी एलन को रेट नहीं कर रहा और अगर उसकी रेटिंग 2.5 के नीचे हुई तो उसे यहाँ पर काम नहीं करने मिलेगा। और तब लूसिया दुखी होती है और वो दोनों उसे फिर से कम रेटिंग देते हैं और तब एलन लूसिया को भी 1 स्टार देता है। और फिर शाम को लूसिया अपने पास की नई बन रही सिटी में घर देखने आती है और तब उसे जिया नाम की ब्रोकर वो घर दिखाती है, जिसमें लूसिया का वो वहां पर मिरर इमेज एक हॉट ब्लैक लड़के के साथ दिखाकर कहती है कि ये जगह तो मिलेगी लेकिन ये लड़का नहीं मिलेगा। और तब लूसिया हंसती है और वो जगह काफी हाई क्लास होती है और तब लूसिया उस जगह पर रहने के लिए तैयार होती है, लेकिन वहां पर वो काफी महंगा होता है। और तब जिया कहती है कि अगर आपकी रेटिंग 4.5 के ऊपर गई तो यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और तब लूसिया कहती है कि ठीक है और वो बाहर जाकर उस लड़के के साथ अपनी फोटो देखती है, लेकिन वहां पर ऐसे ही लड़कियों को हर बार अलग अलग फोटो के होलोग्राम से बदल दिया जाता है। अगले दिन लूसिया एक रेटिंग मैनेजर से मिलती है जो कि उसके रेटिंग बढ़ाने में मदद करने वाला होता है और वो कहता है कि तुम्हारा प्रोफाइल काफी अच्छा है और तुम्हें सब अच्छा रेट भी करते हैं और तुम्हारी जिंदगी में ज्यादातर लोग कम रेटिंग वाले हैं, उसी के चलते तुम्हारी रेटिंग जल्दी से नहीं बढ़ रही और अगर आपकी जिंदगी में आप 4.5 स्टार के ऊपर वाले लोगों पर ज्यादा ध्यान देकर उनकी रेटिंग लेती रहोगी तो आपकी रेटिंग काफी जल्दी बढ़ जाएगी। और वो उसे एक लिस्ट देता है जिसमें 4.5 स्टार के ऊपर नाओमी भी नजर आती है और तब लूसिया उन सभी के हर एक पोस्ट पर उन्हें 5 स्टार देती रहती है। और लूसिया को उसके ऑफिस के नीचे एलन मिलता है और वो कहता है कि मेरा रेटिंग 2.5 के नीचे ऑफिस वालों के चलते गिर चुका है और क्या तुम मुझे 5 स्टार दे सकती हो। और तब लूसी उसे इग्नोर करते हुए लिफ्ट में आती है और उसे वहां पर ऑफिस की दोस्त एलिस मिलती है और वो दोनों बात करते हैं और तब लूसी उसे अच्छा बनने के लिए खाना ऑफर करती है और तब एलिस मना करती है और लूसी के बाहर निकलने पर एलिस उसे 2 स्टार देती है। और तब उसका कंसल्टेंट लूसी को कहता है कि आप अच्छी बनने का नाटक ना करें, ना ही लोगों को फोर्स करें कि वो आपको 5 स्टार दे और आप जितनी रियल रहोगी उतने ही जल्दी आपको अच्छी रेटिंग मिलेगी। और तब लूसी कहती है कि ठीक है
और वहीं पर लूसी को उसका एक खिलौना नजर आता है जिसे उसने अपने बचपन की दोस्त नाओमी के साथ बनाया था और उसका नाम उन्होंने मिस्टर रैक्स रखा था। और तब वो उसकी फोटो पोस्ट करती है और वहां पर लूसी को नाओमी 5 स्टार देती है और तब लूसी इस चीज से खुश हो जाती है। और शाम को लूसी अपने घर पर होती है और वो अपने काम में लगी होती है और तब उसे वहां पर नाओमी का फोन आता है जिसमें वो दोनों बात करके खुश होते हैं। और तब नाओमी कहती है कि मुझे माफ कर दो, हम सालों से बात नहीं कर पाए और मुझे मिस्टर रेक्स की फोटो देखकर तुम्हारी याद आ गई और अब मेरी एंगेजमेंट हुई है और बहुत ही जल्दी मेरी शादी है जिसमें मेरा पति पॉल काफी ज्यादा स्मार्ट और तेज है और उसने हमारी शादी उसके आइलैंड वाले घर में रखी है और तुम्हें वहां पर आना है और मेरी मेड ऑफ ऑनर बनना है। और तब लूसी खुश होती है और वहां पर नाओमी कहती है कि हम बचपन में काफी खास दोस्त थे और तुम मेरी सबसे पुरानी दोस्त हो और इसी वजह से तुम मुझे मेरी शादी में जरूर चाहिए। और तब लूसी कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी और अपनी स्पीच भी तैयार करूंगी। और वहां नाओमी कहती है कि पॉल के सभी दोस्त 4.7 स्टार के ऊपर वाले हैं और मैं तुम्हें ड्रेस भेज दूंगी। और तब दोनों खुश होते हैं और एक दूसरे को फिर से 5 स्टार देते हैं। और तब वहां पर रियान कहता है कि नाओमी ने बचपन में तुम्हें काफी परेशान किया था और वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ भी सोई थी। और तब लूसी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और फिर लूसी अपनी स्पीच रियान को सुनाती है कि कैसे वो बचपन में नाओमी के साथ मिली थी और उन दोनों की दोस्ती मिस्टर रैक्स के साथ बढ़ गई थी। और तब रियान कहता है कि तुम्हारी स्पीच में सिर्फ वही चीज नजर आती है कि नाओमी तुम्हारी खास दोस्त थी, लेकिन ये सब फेक है। और तब लूसिया कहती है कि मेरी कार आ चुकी है और मैं निकल रही हूँ। और तब रियान कहता है कि तुम वहां पर सिर्फ नाओमी के टॉप क्लास मेहमानों से 5 स्टार लेने जा रही हो। और तब लूसिया कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है और तुम मुझसे जलते हो। और तब रियान कहता है कि तुम इस रेटिंग सिस्टम में काफी ज्यादा डूबती जा रही हो और तुम्हें इस स्टेटस के चक्कर में कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही तुम्हारे साथ वो लोग भी अच्छा बनने का नाटक करते लेकिन वो लोग घटिया है। और तब लूसिया वहां से रियान को इग्नोर करते हुए बाहर आती है और तब रियान उसे 0 स्टार देता है। और इस चीज से लूसी के भड़कने पर वो बाहर एक औरत से टकराती है और तब वो भी उसकी रेटिंग कम देती है और फिर वो एयरपोर्ट जाने निकलती है। और तब नाओमी का फोन आता है और वहां पर लूसी कहती है कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ और 2 घंटों में आ जाऊंगी। और तब नाओमी कहती है कि बचपन में मैं तुम्हें मोटी मोटी बुलाती थी, ये चीज तुम अपनी स्पीच से निकाल देना। और तब लूसी कहती है कि ठीक है। और वहां टैक्सी ड्राइवर को उनकी बातें पसंद नहीं आती और फिर वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं और तब लूसी उसे 5 स्टार देती है लेकिन वो ड्राइवर उसे 1 स्टार देता है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर लूसी वहां से काउंटर पर आती है और वो अपनी टिकट दिखाती है और तब वहां पर उसे कैट नाम की लड़की कहती है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और तब लूसी कहती है कि मेरी दोस्त की शादी है और मुझे कैसे भी दूसरी फ्लाइट में अरेंजमेंट दे दो। और तब कैट कहती है कि एक सीट खाली है लेकिन उसके लिए मिनिमम रेटिंग 4.2 चाहिए। और तब लूसी कहती है कि हाँ मेरी रेटिंग है इसलिए वो मुझे मिल सकती है। और तब कैट कहती है कि नहीं, आपकी रेटिंग कम होकर 4.81 हो चुकी है। और तब लूसी कहती है कि आज बस मुझे थोड़े बहुत लोगों ने कम स्टार दिए थे और उसी के चलते ये हुआ होगा और वो ज्यादा कम भी नहीं है। और तब कैट कहती है कि नहीं, मैं आपको वो सीट नहीं दे सकती। और तब लूसी कहती है कि बीप मेरा अरेंजमेंट तू कैसे भी आज करके दे। और तब वहां कैट गार्ड को बुलाती है और सभी पैसेंजर्स गाली के चलते लूसी को 1 स्टार देते हैं। और गार्ड आकर कहता है कि मैम आपका पूरा 1 स्टार आज 24 घंटों के लिए गिरा दिया जाता है और इसी दौरान आपको अगर किसी ने कम रेटिंग दी तो भी वो आपको डबल अफेक्ट करेगी। और तब लूसी वहां से दुखी होती है और तब कैट भी उसे 0 स्टार देती है जिसमें लूसी वहां से दुखी होकर बाहर आती है और फिर वो एक जगह पर कार रेंट में मांगती है। और तब उसे वहां पर कहा जाता है कि आपकी रेटिंग कम है, उसके चलते आपको पुराने मॉडल की कार मिलेगी। और तब लूसी को एक काफी पुराने मॉडल की कार मिलती है और वो उसे लेकर निकलती है। और काफी देर कार चलाने के बाद लूसी आगे बढ़ती है और तब उसे नींद आती है जिसमें उसकी कार की बैटरी भी खत्म होने वाली होती है। और तब कार को वो एक चार्जिंग पंप पर लाती है लेकिन वहां की इलेक्ट्रिक केबल कार में नहीं लगती। और तब वो काउंटर पे आती है और इस बारे में बात करती है जिसमें वहां पर आदमी कहता है कि आपकी कार का मॉडल काफी पुराना है और उसके एडेप्टर से ही वो चार्ज होगी जो कि हमारे पास नहीं है। और तब लूसी दुखी होती है और वहां लूसी उसे जबरदस्ती रेटिंग देती है और तब वो लूसी को कम स्टार देता है और इस चीज से लूसी भड़क जाती है और फिर वो सबके पास एडेप्टर मांगती है जो कि किसी के पास नहीं होता और इस चीज से लूसी और भी ज्यादा दुखी होकर भड़कती है। कुछ देर बाद वो अपना बैग लेकर लिफ्ट मांगते हुए आगे बढ़ती है लेकिन उसकी रेटिंग अब 2.8 होने से कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और काफी ज्यादा चलने पर उसे एक ट्रक में सुजान नाम की एक 1.4 स्टार वाली औरत मिलती है और वो लूसी से पूछती है कि क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए। और तब लूसी उसकी रेटिंग देखकर कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और तब सुजान कहती है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं।
और दोनों ट्रक में आगे बढ़ते हैं और लूसी वहां पर उसके दोस्त की शादी में जाने वाली है इस बारे में बताती है और फिर वो सुजैन का प्रोफाइल देखती है और तब सुजैन कहती है कि नहीं, मैं खतरनाक नहीं हूँ और मुझे पता है कि 1.4 वाले लोगों को बुरा माना जाता है। और तब लूसी कहती है कि आप काफी शरीफ लगती हो और तब सुजैन कहती है कि लोगों को रेटिंग से ही इंसानों को जज करना होता है और तुम्हारी रेटिंग इतनी कम क्यों है, क्योंकि तुम काफी हाई क्लास लगती हो। और तब लूसी कहती है कि मेरा एयरपोर्ट पर झगड़ा हो गया था और उसी के चलते ये हुआ है। और तब सुजैन कहती है कि तुम्हें झगड़ा करके मजा आया होगा। और तब लूसी कहती है कि हाँ, लेकिन उसके चलते मेरी रेटिंग कम हो गई और अब मैं अपने दोस्त की शादी में जाकर स्पीच दूंगी, तब सब 5 स्टार वाले मुझे अच्छी रेटिंग देंगे और मेरी रेटिंग फिर से बढ़ जाएगी। और तब सुजैन कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह थी, जिसमें मुझे भी ये रेटिंग सिस्टम की काफी परवाह थी और तब मेरी रेटिंग 4.6 थी और मैं स्टेटस के लिए ही जीती थी। और फिर मेरे पति को कैंसर हुआ, जिसमें मैंने सबको 5 स्टार दे देकर मदद मांगी, लेकिन रेटिंग से कैंसर पर थोड़ी फर्क पड़ता है, जिसमें वो दिन भर दिन बढ़ता गया और हम लोगों को एक स्पेशल कैंसर ट्रीटमेंट मिलने वाला था और मेरे पति का रेटिंग 4.3 था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट 4.4 वाले को दे दिया गया, जिसमें कैंसर में मेरा पति मारा गया। और उसके बाद मैंने रेटिंग के ऊपर से भरोसा छोड़ दिया और मैं लोगों के बारे में जो भी फील करती थी वही बोलती थी और उसके चलते मेरी रेटिंग काफी कम हो गई और मेरे दोस्तों को मेरी रेटिंग कम लगने लगी। इसी वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसमें असली तरह से जीने का यही मजा है। और तब लूसी कहती है कि नहीं, हमें इस दुनिया में रहने के लिए स्टेटस को मेंटेन रखना जरूरी है और स्टेटस के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। और तब सुजैन कहती है कि तुम अच्छे बनने का काफी ज्यादा ट्राई करती हो। और तब लूसी कहती है कि हाँ, मैं खुद को अच्छी रेटिंग के साथ दुनिया में मैं अच्छी हूँ ये प्रूव करना चाहती हूँ। और तब सुजैन कहती है कि मैं तुम्हें अच्छी रेटिंग दूंगी, कोई बात नहीं। और तब लूसी खुश होती है। अगले दिन सुसान लूसिया को एक जगह पर उतारती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ सकती हूँ और तुम्हारे लिए बैग में मैंने दारू रखी है और इफ तुम्हें गुस्सा है तो उसे जरूर पी लेना। और तब लूसिया उसे थैंक्स कहती है और वहां से सुसान निकलती है। और तब लूसी वहां से वॉशरूम में आती है, जिसमें उसके आगे बढ़ने पर उसे एक स्पेस सीरीज के फैंस की बातें सुनने मिलती है, जो कि पॉल और नाओमी के शादी के इवेंट के पास में ही होने वाला होता है। और तब लूसी उनके शो के बारे में सभी चीजें ऑनलाइन पढ़ लेती है और बाहर आकर वो उन लड़कियों के सामने शो की तारीफ करती है और वो कहती है कि मुझे भी वो शो देखने जाना था, लेकिन मेरी कार खराब हो गई। और तब वो लोग लूसी को उनके साथ लेकर निकलते हैं। लूसी से वो लोग काफी सारे सवाल पूछते हैं और तब लूसी सबके जवाब देती है। और वहीं पर नाओमी का फोन आता है और वो कहती है कि लूसिया, तुम मेरी शादी में नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारी रेटिंग 2.6 हो चुकी है। और तब लूसिया कहती है कि वो रेटिंग कल ठीक हो जाएगी। और तब नाओमी कहती है कि नहीं, तुम मत आना क्योंकि मेरे सभी मेहमान 4.5 के ऊपर वाले हैं और अगर तुम आई तो सबको तुमसे घिन आएगी और मेरी इमेज इस चीज से खराब हो सकती है। और तब लूसी कहती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और तब नाओमी कहती है कि तब तुम 4.2 थी और अब तुम आई तो मेरी भारी बेइज्जती हो जाएगी। और तब लूसिया कहती है कि तुम्हें सिर्फ नंबर से मतलब है। और तब नाओमी कहती है कि हाँ, तुम्हें भी तो है, तुम भी इसलिए ही मेरी शादी में आ रही थी। और तब लूसिया कहती है कि मैं वहां पर आकर रहूंगी। और तब नाओमी फोन कट कर देती है। और तब लूसिया वहां पर सबको कहती है कि मैंने तुम्हारा घटिया शो कभी भी नहीं देखा और इसी चीज के चलते उसे उतार दिया जाता है। और लूसिया रोड पर काफी ज्यादा दारू पीती है और फिर वो वहां पर लिफ्ट मांगती है और तब उसे कोई लिफ्ट नहीं देता और वो सबको गालियां देती रहती है। और उसे नीचे वहां पर एक आदमी दिखता है और तब वो उसकी गाड़ी रेंट पर मांगती है। दूसरी तरफ पॉल और नाओमी की शादी हो जाती है और तब दोनों किस करते हैं। और तब तक लूसिया काफी तेजी से गाड़ी घुमाकर उनकी शादी की पार्टी की तरफ आगे बढ़ती है और वो पार्टी के बाहर ही एक जगह पर नाले में गिर पड़ती है और फिर पास में होने से वो चलकर पार्टी में घुस जाती है। और तब वहां पर पॉल उसके दोस्तों की और नाओमी की तारीफ करता है और वहां पर सभी मेहमानों के साथ नाओमी भी खुश होती है। और तब पॉल अपने दोस्तों से मिलता है और वहां पर लूसिया आकर माइक उठा लेती है और वो वहां पर सबके सामने आकर कहती है कि नाओमी की मैं बचपन की दोस्त हूँ, जिसमें नाओमी पॉल को कहती है कि इसे यहाँ से भगा दो। और तब लूसिया कहती है कि पॉल, तुम भी काफी अच्छे हो, ऐसा सुना है और मैं बचपन से नाओमी जैसी बनना चाहती थी क्योंकि वो काफी हॉट थी और सब उसके ऊपर चूतिए जैसे लड़के मरते थे और वो गालियां भी देती है। और तब वहां पर लोगों को लूसिया की बातें पसंद नहीं आती और तब लूसिया कहती है कि नाओमी ने मुझे स्कूल के टाइम पर काफी संभाला था, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी और वो मेरे बॉयफ्रेंड ग्रेग के साथ भी सोई थी और फिर वो खुद के जैसे लोगों के साथ आगे निकल गई। और ये पॉल भी एक नंबर का चूतिया है जो कि उसी के तरह है। और
और तब वहां पर लूसिया की रेटिंग गिरने लगती है और तब लूसिया वहां पर चाकू लेकर सबको डराती है और वो कहती है कि नाओमी ये रेटिंग सिस्टम के लिए ही सब करती है, जिसमें उसने कभी दोस्त को दोस्त नहीं समझा तो वो प्यार को प्यार क्या घंटा समझेगी। और फिर वो आगे बढ़ती है और तब एक औरत लूसिया को गिरा देती है और वहां पर गार्ड्स लूसिया को पकड़कर लेकर जाते हैं, जिसमें लूसिया को वहां से जेल में डाल दिया जाता है। और तब वहां पर वो काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन अब उसका सारा गुस्सा निकलने पर वो पूरी तरह से खुद को फ्री समझती है और उसे दूसरे सेल में से जिम नाम का एक ब्लैक आदमी देखता है। और तब लूसिया पूछती है कि घूरता क्या है बे काली है। और तब जिम कहता है कि तू मोटी भैंस जैसी दिखती है। और तब लूसी कहती है कि तू सुअर की औलाद है। और वहां पर दोनों एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देना शुरू करते, जिसमें वो दोनों साथ में दुनिया को भी गाली देते और खुद को अंदर से खुश पाते। और इस सीन का हिंदी डबिंग के लिए आपको इस सीरीज को जिंदगी में एक बार एटलीस्ट जरूर देखना चाहिए। और इसी के साथ ही बेहतरीन कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी की शुरुआत में हमें ल्याम नाम का एक वकील नजर आता है और वो अपने अप्रेसियल मीटिंग में होता है और तब उसका बॉस ल्याम की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा काम काफी बेहतर है और तुम काफी हार्डवर्क करते हो और हम तुम्हें एक केस देना चाहते हैं, जिसमें एक लड़की ने अपने पेरेंट्स पर उसके कॉन्फिडेंस को कम होने का केस किया है और तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। और तब ल्याम कहता है कि ये सही है, जिसमें हमें सिर्फ केस पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमें फायदा हो। और तब उसके बॉस कहते हैं कि हम लोग आगे तुमसे मेल पर बात कर लेंगे। और तब ल्याम हाँ बोलकर वहां से निकलता है, जिसमें ल्याम वहां से नीचे टैक्सी में आकर बैठ जाता है, जिसमें भविष्य की इस दुनिया में ग्रेन नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे कान के नीचे लगाकर दिमाग में से कनेक्ट कर दिया जाता है और उस ग्रेन डिवाइस से आप अपनी मेमोरीज को स्टोर करके कभी भी देख सकते हो। और तब टैक्सी में ल्याम अपने ग्रेन को यूज करते हुए अपने बॉसेस की सभी मेमोरीज को देखता है और तब उसे लगता है कि शायद उसके बॉस उसके जवाब से खुश नहीं थे और ल्याम इस चीज से दुखी होता है। और फिर ल्याम एयरपोर्ट पर आता है और तब इस भविष्य की दुनिया में लोगों को मेमोरी से ही चेक किया जाता है, जिसमें ऑफिसर्स ल्याम की एक हफ्ते की पूरी मेमोरी चेक करते और वहां से उसे आगे छोड़ते। दूसरी तरफ ल्याम की पत्नी उसके बॉयफ्रेंड जेफ के घर पर होती है और वहां पर उनके ग्रुप से जोनास भी होता है और वहां जेफ अपने मेमोरीज में दिखाए हुए कारपेट्स उन्हें दिखाता है। और कुछ ही देर के बाद ल्याम जेफ के घर के बाहर उनके दोस्तों के साथ मिली हुई सभी मेमोरीज को चेक करता है, जिसमें वो उन सभी के नाम भूल गया होता है। और फिर वो आगे बढ़कर ग्रेन के चलते उनके नाम याद करके उन सभी से मिलकर अंदर आता है और तब वो देखता है कि जोनास फी से बात कर रहा है। और तब ल्याम चौंक जाता है और वहां पर फी उसे देखकर ल्याम के पास आती है और वो दोनों मिलते हैं, जिसमें वो पूछती है कि प्रमोशन कैसा रहा। और तब ल्याम कहता है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। और तब वहां पर जोनास भी आकर ल्याम से मिलता है और वो दोनों फिर जेफ से मिलते हैं, जिसमें जेफ फी की तारीफ करता है और फी वहां पर काफी कंफ्यूज होती है। और ल्याम बाकी दोस्तों से मिलता है और वो कहता है कि आज मेरा प्रमोशन की मीटिंग थी, लेकिन अब इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। और तब वो लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे प्रमोशन का बॉस के साथ के इंटरव्यू की मेमोरी देखना चाहते हैं और उससे हम लोगों को आइडिया आ जाएगा। और तब ल्याम कंफ्यूज होता है और वहां पर जोनास आकर कहता है कि ल्याम काफी डर रहा है और मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए। और तब ल्याम कहता है कि हाँ। और फिर वो सभी लोग डिनर करने आते हैं और तब ल्याम फी से पूछता है कि तुमने कभी जोनास से नहीं मिलवाया। और तब फी कहती है कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था, तुम भूल गए। और तब ल्याम कहता है कि ठीक है। और फिर वो दोनों किस करते हैं और फिर जैन की मेमोरीज को ल्याम रिवाइंड करके देखता है कि फी और जोनास बात कर रहे थे और तब फी ने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे काफी अजीब लगा। और वहां पर ल्याम के आने पर वो डर गई थी। और तब वहां से सभी लोग डिनर करने आते हैं, जिसमें जोनास अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताता है और वो कहता है कि मैं मेरी किसी भी गर्लफ्रेंड के साथ खुश नहीं था, मैंने फिलहाल एक गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया है और हम लोग के काफी झगड़े होते हैं। और तब हेलन नाम की उनके ग्रुप की एक दूसरी मेंबर आती है और वो सभी से मिलती है। और तब वहां पर ल्याम देखता है कि बार बार फी जोनास को प्यार भरी नजरों से देखती है और उसके बकवास जोक्स पर भी हंसती है। और वहां जोनास कहता है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के सोने के बाद नीचे आकर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स की मेमोरीज को देखकर खुद को खुश करता था। और तब वहां पर सभी लोग जोनास का मजाक उड़ाते हैं और जोनास को इस चीज से खास फर्क नहीं पड़ता। और तब वहां पर हेलन कहती है कि मैं कभी भी अपनी मेमोरीज को नहीं देखती क्योंकि मेरे पास ग्रेन नहीं है, उसे मेरे कान के नीचे से निकाल दिया गया है, लेकिन ये अच्छी चीज है क्योंकि मुझे चीजें बार बार परेशान नहीं करती। और तब जोनास आकर हेलन के कान के नीचे ग्रेन निकलने का निशान देखता है, जो कि काफी बुरा होता है। और तब हेलन कहती है कि इससे आंखें भी जा सकती है और इस चीज में काफी दर्द हुआ था और ये काम असल में किसी चाइनीज माफिया ने मेरे साथ किया था, जिसमें ये काफी खतरनाक था, लेकिन अब ग्रेन के बिना जीने में मुझे काफी मजा आता है। और तब जोनास कहता है कि ग्रेन के बिना आजकल कोई जीने का सोच भी नहीं सकता। और तब वहां पर सभी लोग इस चीज को एक सपना सा समझते हैं
कि बिना ग्रेन के कोई कैसे जी सकता है। और फिर वो लोग उनके कॉलेज डेज के पार्टीज के वीडियोस देखते हैं जिसमें ल्याम भी उन्हें देखता है। कुछ देर बाद ल्याम और फी वहां से टैक्सी में घर जा रहे होते हैं और ल्याम फी को उसका पूरा इंटरव्यू दिखाता है और तब फी कहती है कि तुम्हारी बॉस ने ठीक किया था, यानी कि तुम्हें प्रमोशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। और तब ल्याम कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और जोनास और तुम काफी खास दोस्त लगते हो, लेकिन वो काफी बकवास बातें करता है। और तब फी कहती है कि वो बकवास बातें करता है तो तुमने उसे घर क्यों बुलाया, जिसमें ल्याम कहता है कि मुझे वो पसंद है। जिसमें जोनास अपनी गाड़ी में ल्याम के पीछे ही होता है और ल्याम कहता है कि तुमने उसे घर पर लाना था। और तब फी मना करती है और वहां वो अपनी मेमोरीज दिखाती है जिसमें ल्याम ने जोनास को घर पर बुलाया था और उसे अपने साथ पार्टी करने कहा था। और तब ल्याम कहता है कि मैंने उसे ऐसे ही बोला था और वो मान गया। और तब फी कहती है कि अगर तुम्हें उसे नहीं बुलाना तो तुम मुझे मना कर दो। और वो तीनों घर पर आते हैं और तब ल्याम और फी कहते हैं कि हमारे घर पर बेबी सीटर आई है और तुम घर पर नहीं रुक सकते। और तब जोनास कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो दोनों को बाय बोलकर वहां से निकलता है। और वहां पर ल्याम कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बिल्कुल मजा नहीं आया। और वो दोनों अंदर जाकर बेबी सीटर जीना से मिलते हैं जिसमें फी कहती है कि काफी लेट हो चुका है और तुम हमारी ऑफिस में सो जाओ। और तब जीना ऑफिस में चली जाती है और वहां ल्याम और फी दोनों बैठकर उनकी बेटी कोडी का ध्यान उसकी बेबी सीटर ने कैसा रखा ये उसकी मेमोरी से चेक करते हैं। और तब ल्याम कहता है कि जोनास काफी ठरकी है और क्या तुम्हारे बीच में कुछ था। और तब फी कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा मिस्टर मार्क नाम का एक एक्स बॉयफ्रेंड था और वो असल में जोनास ही था, जिसमें गैमा नाम की तुम्हारी भी एक पागल एक्स थी और वो उसी तरह से मेरा एक पागल एक्स 1 महीने के लिए था। और तब ल्याम कहता है कि मुझे लगा कि मिस्टर मार्क कोई हॉट बंदा होगा, लेकिन जोनास तो काफी घटिया दिखता है और तुमने मुझे कहा था कि तुमने उसे 1 हफ्ता ही डेट किया था। और तब फी मना करती है और वहां पर जोनास उनकी मेमोरी में उनकी फर्स्ट नाइट में उसने मिस्टर मार्क को 1 वीक डेट किया था इस बारे में बताती है। और तब ल्याम कहता है कि तुम उसके बारे में झूठ बोल रही हो और क्या तुम अभी भी उसके साथ हो। और तब फी वहां पर नाराज होकर कहती है कि तुम उससे जलते हो। और तब ल्याम कहता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पीछे है और ऐसा मुझे कई बार लगा है, लेकिन ये जोनास सबसे घटिया है। और तब फी कहती है कि जोनास की बात पुरानी है। और तब ल्याम कहता है कि तुम 1 नंबर की बिच हो। और तब फी ल्याम को ये चीज बार बार मेमोरी में दिखाती है और वो वहां से नाराज होकर चली जाती है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वहां पर नीचे ल्याम काफी दारू पीता है और वो किचन में आकर खुद को देखता है जिसमें वो बेडरूम में आकर फी को कहता है कि मुझे माफ कर दो। और तब फी कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और वो दोनों किस करते हैं और वहां पर दोनों रात को करीब आते हैं और ये चीज भी वो लोग मेमोरी डिवाइस ग्रेन से करते हैं। अगले दिन सुबह ल्याम उठकर पिछली रात की सभी मेमोरीज को फिर से दारू पीते हुए देखता है और वहां पर जोनास की बातों पर फी काफी ज्यादा हंसती है और ये देखकर ल्याम नाराज होकर और ज्यादा दारू पीता है। साथ ही वो देखता है कि फी ने जोनास को कहा था कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे काफी अजीब लगा। और वहीं पर बेबी सीटर जीना आती है और तब ल्याम उसे जोनास का वीडियो दिखाता है और वो पूछता है कि ये फालतू जोक है कि नहीं, जिसमें सिर्फ फी हंस रही है। और तब वहां पर जीना हाँ बोलती है और वहां पर ल्याम कहता है कि बरोबर है। और वहां पर फी भी आती है और तब ल्याम फिर से उसे मेमोरीज दिखाता है और ल्याम कहता है कि फी तुम्हें ये जोक पसंद कैसे आ सकता है। और वो जीना को जोनास को घर बुलाने वाली मेमोरी दिखाकर कहता है कि कौन जोनास के साथ घर पर आने से ज्यादा खुश हुआ। और तब जीना कहती है कि मुझे नहीं पता और वहां से फी जीना को बाहर छोड़ देती है। और वहां पर फी ल्याम को पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। और तब ल्याम उसे बिठाकर उसे पहले के वीडियोस दिखाता है जिसमें फी जोनास के साथ खुश थी, लेकिन ल्याम के आते ही वो काफी डर गई थी। और ल्याम कहता है कि तुम मुझे देखकर डर गई क्योंकि तुम्हारा अभी भी अफेयर चल रहा है और तुम उसे काफी प्यार भरी नजरों से देखती थी, लेकिन मुझे काफी डर डर के। और तब फी कहती है कि तुम नशे में हो। और तब ल्याम कहता है कि तुम्हारा अफेयर कितने टाइम तक चला था। और तब फी कहती है कि मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ। और तब ल्याम उसे कॉलेज पार्टी की मेमोरी दिखाता है जिसमें ल्याम और जोनास किस कर रहे थे और वो पूछता है कि तुम्हारा अफेयर कितने टाइम चला था। और तब फी कहती है कि हम लोग कॉलेज में 6 महीने साथ में थे। और तब ल्याम कहता है कि क्या अभी भी कुछ चल रहा है। और तब फी मना करती है और वो कहती है कि वहां पर मेरा एक्स और तुम दोनों साथ में थे, इस वजह से मैं अनकंफर्टेबल हो गई थी बस, और मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी भी पहले पागल एक्स रह चुकी है और वो भी उन्हीं में से एक है। और तब ल्याम कहता है कि उसने कहा था कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करके खुद को खुश करता है। और तब फी कहती है कि तुम बकवास कर रहे हो अब, और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और तब ल्याम कहता है कि वो तुम्हें अभी भी याद करता है। और फी कहती है कि हम लोग इस बारे में तब बात करेंगे जब तुम नशे में नहीं होगे। और तब ल्याम जोनास के और भी वीडियोस देखकर दारू पीता है और वो काफी भड़कता है जिसमें उसे दिखता है कि फी उसके जोक्स पर काफी खुश हो रही थी।
कुछ देर बाद लियाम अपनी कार में आता है और तब उसकी कार में मैसेज आता है कि आप काफी नशे में हो और कार नहीं चला सकते। लेकिन लियाम उसकी बात को इग्नोर करते हुए कार लेकर निकलता है और वो जोनास के घर पर आकर कहता है कि जोनास मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और तब जोनास कहता है कि ठीक है आ जाओ। और लियाम उसके घर पर आकर कहता है कि तुम्हारा घर काफी आलीशान है और ये वही फेमस सोफा होगा जिस पर तुम सबको याद करते हो। और तब जोनास कहता है कि तुम्हें कुछ काम था क्या। और तब लियाम कहता है कि नहीं, बस मुझे तुम्हारी याद आ गई थी। और तब जोनास कहता है कि क्या तुम फी से झगड़ा करके आए हो। और तब लियाम कहता है कि मैं तेरे सर पर बोतल फोड़ दूंगा, जिसमें मुझे पता है कि तुम्हें जोक्स करना काफी पसंद है। और वहीं पर हेलन आती है और तब लियाम कहता है कि अगली बार तुम हेलन की मेमोरीज को देखकर खुद को खुश करोगे और मुझे तुम दोनों की मेमोरीज देखने में काफी मजा आएगा, जिसमें तुम्हारा घर काफी रोमांटिक फील देता है। और क्या तुम अभी भी फी को याद करते हो। और तब जोनास कहता है कि यहाँ से चले जाओ। और जोनास के पास आने पर लियाम उसके सर पर दारू की बोतल मारता है। कुछ देर बाद लियाम एक खेत में अकेला उठता है जिसमें उसने गाड़ी ठोक दी होती है। और तब वो बाहर आता है और वो ग्रेन से उसकी मेमोरीज को देखता है और तब उसे याद आता है कि वो जोनास के घर पर था। तब उसने जोनास को पकड़ लिया था और उसने कहा था कि फी की सभी मेमोरीज को डिलीट कर दो। और वहां पर हेलन पुलिस बुलाती है जिसमें जोनास को लियाम ने कांच तोड़कर मारने की धमकी दी थी। और तब जोनास वहीं पर स्क्रीन पर फी की मेमोरीज को डिलीट करने लगता है और उसके डिलीट करने पर लियाम कहता है कि मेरी बीवी से दूर रहना। और वो वहां से निकल जाता है और ये देखकर लियाम काफी दुखी होता है और वो बार बार मेमोरीज को देखता रहता है जिसमें वो उसे देखकर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद लियाम वहां से चलकर अपने घर पर आता है और वो फी के पास आता है और तब फी उसे घायल देखकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। और तब लियाम पूछता है कि क्या उसने कॉन्डम पहना था। और तब फी पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। और तब लियाम पूछता है कि क्या कोडी असल में मेरी बेटी है। और तब फी कहती है कि हाँ वो तुम्हारी बेटी है। और तब लियाम कहता है कि ठीक है, मुझे हमारे बेडरूम की घटिया पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हें ये काफी पसंद थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रखा था। और तुम ये मेमोरीज देखो, जिसमें लियाम उसे दिखाता है कि जोनास के मेमोरीज को डिलीट करते वक्त उसने देखा था कि 18 महीने पहले की मेमोरी में वो फी के साथ इसी बेडरूम में था और ये चीज पेंटिंग से कंफर्म होती है। और तब फी कहती है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन तुम मेरे किसी दोस्त से नाराज होकर चले गए थे और तुम एक हफ्ते तक गायब थे, तब वो आया था। और तब लियाम कहता है कि सही है, तुम इतना भी नहीं रुक पाई। और तब फी कहती है कि मैं काफी नशे में थी और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और हाँ उसने कॉन्डम पहना था। और तब लियाम कहता है कि मुझे उस मेमोरी को देखना है जिसमें वो मुझे पूरा देखना है। और तब फी कहती है कि ठीक है और वो दूसरी तरफ जाकर ग्रेन से उस वीडियो को डिलीट करने चाहती है। और तब लियाम उसे रोकता है और वो कहता है कि मुझे आज ये कैसे भी देखना है जिसमें तुम मुझे आज ये दिखाओगी। और तब फी कहती है कि मुझे माफ कर दो। और तब लियाम कहता है कि सच जानना मेरा हक है। और तब फी कहती है कि मुझे प्लीज माफ कर दो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तब लियाम कहता है कि मैं काफी सिंपल सुलझा हुआ इंसान था, लेकिन देखो तुमने मुझे क्या बना दिया है। और तब फी वहां पर लियाम को उस दिन की मेमोरी दिखाती है जिसमें जोनास आकर फी के कपड़े उतारता है और लियाम वो पूरा वीडियो देखता है और हम सभी के दिल से एक ही बात निकलती है कि भगवान ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। कुछ दिनों के बाद हमें फी नजर आती है और घर पर लियाम उसे आकर किस करता है और वो अपनी बेटी कोडी से आकर मिलता है, लेकिन असल में लियाम ये मेमोरीज को घर पर अकेला बैठकर ही देखता है। और वो नीचे आता है और तब उसे वहां पर फी की मेमोरी नजर आती है, लेकिन असल में वो घर पर अकेला होता है। और लियाम आगे बढ़कर फी को आराम करते हुए देखता है और अब उसे उसके प्यार में मिले हुए धोखे का दर्द खाने लगता है, जिसमें वो एक के बाद एक फी की मेमोरीज को घर पर देखता रहता है। और वो ग्रेन के चलते ये दर्द उसे हो रहा है ये भी समझता है, जिसमें लियाम देखता है कि वो फी के साथ बाथरूम में था और वो उसी बाथरूम में अब अकेला होता है। और वहां पर वो अपने चाकू से ग्रेन मशीन को काट कर निकालने लगता है, जिसमें वो निकालने में कामयाब तो होता है, लेकिन उसे बीच में फी की काफी सभी मेमोरीज याद आती है और हमें ब्लैंक स्क्रीन नजर आती है जिसमें शायद ग्रेन के निकालने से लियाम अंधा भी हो चुका होता है। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कहानी की शुरुआत में हमें बो नाम की एक लड़की नजर आती है जिसमें वो एक होटल के बाहर आती है और वहां पर वो अपने दोस्त को फोन लगाकर कहती है कि क्या तुम्हारी खबर इस बार झूठी है। और तब वो कहता है कि मैंने आज तक कभी भी कोई भी झूठी खबर नहीं दी है। और वहीं पर होटल में से दो लड़के निकलते हैं और तब वो उनकी तस्वीरें निकालती है जिसमें वो उसे अपने लैपटॉप में देखती है। और तब वहां पर रॉब नाम का एक एक्टर
बो के पास आकर कहता है कि तुम उस फोटोज को मीडिया में मत देना, मैं तुम्हें इसके काफी पैसे दूंगा और इस चीज से मेरा करियर खराब हो सकता है। और तब बो कार लेकर वहां से भागती है, जिसमें रॉब काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है और बो अपने एक एजेंट को फोटोज दिखाती है और तब वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ $500 दूंगा और बो कहती है कि रॉब मुझे $5000 दे रहा था। और तब वो आदमी बो को पैसे देता है और बो वहां से निकलती है, जिसमें घर पर बो अपने काम में लगी होती है। और तब उसका मकान मालिक आता है और बो उसे उसका नया आईपॉड दिखाती है और तब उसका मालिक कहता है कि तुम यहाँ पर नॉनवेज मत बनाओ क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम होती है। और तब बो कहती है कि कोई बात नहीं और वो वहां से निकलता है, जिसमें बो वहां से रेस्टोरेंट में आकर खाना ऑर्डर करती है। और तब उसे न्यूज में रॉब के सुसाइड करने के बारे में पता चलता है, जो कि बो की खींचे हुए फोटोज के लीक होने के बाद हुआ था और उन फोटोज में रॉब एक लड़के के साथ होटल में पाया गया था। और फिर रात को रॉब की गर्लफ्रेंड सिडनी नाम की एक सुपरस्टार एक्ट्रेस के फोटो लेने के लिए बो अपने मीडिया के सभी दोस्तों के साथ होती है और वहां पर वो लोग कहते हैं कि ये एक्टर्स किसी के भी सगे नहीं होते। और तब वहां पर एक कार में सिडनी के साथ बाकी टीम आती है और सभी लोग उसके फोटोज निकालते हैं और वहां पर सभी मीडिया वाले सिडनी के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, जिसमें सिडनी का एक वो वाला वीडियो वायरल हुआ था। और तब सिडनी इस चीज से मीडिया वालों से झगड़ा करती है और ये चीज बो को काफी बुरी लगती है और तब उसी पल वो अपना ये काम छोड़ देने का डिसाइड करके वहां से निकलती है। कुछ हफ्तों के बाद हमें एक जगह पर मैजी डे नाम की एक एक्ट्रेस नजर आती है, जो कि अपना एक्टिंग शॉट देती है और तब डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारा काम काफी बढ़िया है। और वहां पर मैजी की असिस्टेंट उसे उसके बॉयफ्रेंड का गिफ्ट देती है, जो कि उसी सेट पर काम करता है। और रात को मैजी अपने स्पीच को तैयार करती है, जिसमें उसे बोर होने पर वो काफी हॉट मशरूम खाकर ट्राई करती है, जिससे उसे नशा होता है और तब वो नाचने लगती है और वो काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। और वहीं पर वो एक ग्लास को तोड़ देती है और उसे उठाने में मैजी का खून बहने लगता है और तब वो दुखी होती है और वहां से नशे में ही कार चलाकर वो आगे बढ़ती है, जिसमें उसका हाथ में से खून बहता है और तब वो उसे देखती है और वहीं पर वो अपनी गाड़ी के नीचे किसी को कुचल देती है। और तब वो पीछे देखती है, जिसमें मैसी इस चीज से काफी डर जाती है, जिसमें वो बाहर आकर उस आदमी को देखती है। कुछ देर बाद मैसी घर पर आकर अपना कचरा साफ करती है और वो बाहर देखती है कि पुलिस आ तो नहीं रही और इस चीज से मैसी अब काफी परेशान होती है। और फिर मैसी वहां से एयरपोर्ट जाने निकलती है और तब घटना स्थल पर उनकी गाड़ी रुकती है और वहां पर ऑफिसर्स कहते हैं कि यहाँ पर एक हिट एंड रन केस हुआ है, जिसमें एक आदमी की लाश यहाँ पर मिली है और तुम लोग दूसरे रास्ते से चले जाओ। और तब मैसी की गाड़ी दूसरे रास्ते से निकलती है और इन चीजों से मैसी अब काफी परेशान होती है और वहां उसके असिस्टेंट उसे मिलने कहती है और तब मैसी और भी ज्यादा गोलियां खाती है। और फिर कहानी 2 हफ्तों के बाद की देखने मिलती है, जिसमें न्यूज में बताया जाता है कि मैसी डे कई दिनों से गायब है और बो उस न्यूज को घर पर देखती है और तब उसका मकान मालिक बो को घर पर आकर कहता है कि तुमने अभी तक रेंट नहीं दिया है। और तब बो कहती है कि मैं उसे अगले हफ्ते पक्का दे दूंगी और तब वो वहां से निकलता है और वो रेस्टोरेंट में आकर अपने काम में लगी होती है और तब उससे मिलने उसका दोस्त सैम आता है और सैम कहता है कि मैसी डे गायब हो चुकी है और उसके एक फोटो के हमें काफी पैसे मिल सकते हैं, जिसमें तुम्हारे काफी कांटेक्ट थे और तुम ये कर सकती हो। और तब बो कहती है कि ये सब काम मैं काफी महीनों पहले छोड़ चुकी हूँ। और तब सैम कहता है कि मैसी काफी अजीब हरकतें कर रही थी और उसके साथ क्या हुआ ये सभी लोग जानना चाहते हैं और इस चीज के काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। और तब बो कहती है कि शायद वो अकेली रहना चाहती होगी और तब सैम कहता है कि उसके एक फोटो के $30,000 मिलेंगे और अगर वो नशे में होगी तो $40,000 तक मिल सकते हैं, जिसमें तुम ही उसे ढूंढ सकती हो और अगर तुमने उसे ढूंढा तो पैसे हम बांट लेंगे। और तब बो कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज का पता लगाती हूँ और सैम वहां से निकलता है, जिसमें बो अपने खबरी को फोन लगाती है और वो कहती है कि मुझे मैसी के बारे में जानना है। और तब वो कहता है कि शायद वो अपने घर पर छुपी है। साथ ही बहुत लोगों का ये भी मानना है कि वो पागल हो चुकी है। दूसरी तरफ मैसी एक बंगलो में होती है और वहां पर सामान देने के लिए एक लड़की आती है और तब नौकरानी उसे पैसे देती है और वहां पर वो लड़की मैसी को देखकर चौंक जाती है और वो मैसी के सभी जगह पर जाने के बारे में पता लगाती है, लेकिन मैसी उनमें से हफ्तों तक कहीं पर भी नहीं गई होती। और तब बो को एक जगह पर मैसी के फेवरेट खाने के बारे में पता चलता है और तब वो उस जगह पर आकर मैसी के बारे में पूछती है और वहां पर डिलीवरी करने वाली लड़की कहती है कि बंगलो नंबर 420 में मैसी एक प्रोड्यूसर के घर में छुपी हुई है।
और तब वो उस बंगलो के बाहर आकर इंतजार करती है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंदर मेजी सोने का ट्राई करती है और तब उसे याद आता है कि वो एक्सीडेंट के बाद बॉडी को देखने गई थी जिसमें उसे एक वेयरवुल्फ नजर आया था, और इस चीज से वो काफी डर जाती है। अगले दिन घर पर नौकरानी आती है जिसमें वो देखती है कि घर पूरा तहस-महस है और वहां पर मेजी काफी डरी हुई है। और तब वो वहां से प्रोड्यूसर को फोन लगाती है। कुछ देर बाद वो देखती है कि बंगलो में प्रोड्यूसर की कार में एक डॉक्टर आ रहा है, और तब वो डॉक्टर मेजी को कहता है कि तुम खुद पर काबू पा सकती हो, जिसमें हम लोग तुम्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं और वहां पर तुम अकेली सेफ रहोगी। और तब मेसी कहती है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, और तब वो डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल। और वहां से कार में वो लोग निकलते हैं और तब कार में वो मेसी को देख लेती है और वो उनका पीछा करती है, जिसमें वो दोनों गाड़ियां शहर से दूर जाती है और शहर के बाहर एक होटल के पास कार रुकती है। और तब वो वहां पर अपनी गाड़ी साइड में लगाती है और उसे दूसरी कार में मेसी नजर आती है, और उस कार में से गार्ड निकलकर बो के पास आता है और वो उसकी कार में स्क्रू ड्राइवर मारकर टायर्स को पंचर कर देता है और फिर वो वहां से निकलता है, जिसमें उनकी गाड़ी के जाने पर वो रेस्टोरेंट में आती है। और तब उसे वहां पर डेविड नाम का वेटर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए, और तब वो कहती है कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई काफी अच्छी जगह चाहिए। और तब डेविड कहता है कि यहाँ पर सभी ठीक ठाक होटल्स है, लेकिन यहाँ पर एक काफी अच्छी जगह है जिसे रेहाब पैलेस कहा जाता है, और वहां पर अमीर लोग ड्रग्स को छोड़ने आते हैं। और आज ही मुझे पता चला कि किसी ने उसे पूरे हफ्ते के लिए एक ही जन के लिए बुक किया है और वहां पर कोई नहीं होगा। और तब वो समझ जाती है कि शायद ये काम मेसी के लिए हो सकता है। कुछ देर बाद वो वहां पर सैम को बुलाकर कहती है कि मुझे मेसी मिल चुकी है, और तब दोनों वहां से बाइक पर आगे बढ़ते हैं और काफी लंबे सफर से जंगल को पार करने के बाद दोनों रेहाब पैलेस के पास आते हैं जो कि बंद होता है। और तब वो कहती है कि मेसी अंदर हो सकती है, और सैम कहता है कि ये जगह काफी खतरनाक लग रही है। और वहीं पर एक कार आती है और उन दोनों में से उनके कॉम्पिटिटर टॉम और रॉन निकलते हैं। और तब सैम कहता है कि तुमने मेरी बाइक में ट्रैकर ही लगाया होगा और इसी तरह से तुमने हमें ढूंढा होगा। और तब हैरी हंसता है और वहां पर सैम ट्रैकर निकाल कर फेंकता है, जिसमें वहां पर रॉन कहता है कि हम लोग साथ में ये कर सकते हैं। और तब वो कहती है कि मेसी को ढूंढने का पूरा आइडिया मेरा था, और वो लोग वहां से अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, जिसमें चारों को दूसरी तरफ से एक जगह मिलती है और उससे वो लोग अंदर दाखिल होते हैं। और रात होने पर वो लोग पैलेस में एक जगह को ढूंढ लेते हैं और वहां के फोटोज निकालते हैं। और तब उन्हें ऊपर मेसी का गार्ड बंदूक के साथ दिखता है, और वो कहती है कि मेसी उसके साथ ही थी। और फिर वहां पर उन्हें डॉक्टर दिखता है, और तब हैरी कहता है कि ये सेलिब्रिटीज का फेवरेट डॉक्टर है जो कि उनके नशे को दूर करवाता है, साथ ही वो काला जादू भी करता है, और शायद मेसी यहीं पर होगी। और तब डॉक्टर वहां पर दरवाजे पर ताला लगाकर निकलता है, जिसमें रॉन और हैरी आगे बढ़ते हैं और तब बो और सैम भी पीछे जाते हैं, जिसमें अंदर के कमरे में मेसी तड़प रही होती है। और बाहर से हैरी और रॉन ऊपर से फोटो निकालकर कंफर्म करते हैं कि मेसी अंदर है, और वो लोग खुश होते हैं। और तब बो देखती है कि मेसी को बांध कर रखा गया है, और तब वो उस दरवाजे के लॉक को तोड़ देती है और वो अंदर आकर देखती है कि मेसी को जंजीरों में बांधा गया है। और तब तीनों उसके फोटोज निकालते हैं, और वो कहती है कि मेसी की बॉडी काफी गर्म है, जिसमें मेसी को याद आता है कि एक्सीडेंट के बाद वो भेड़िए के पास गई थी, तब उसने उसे काट लिया था। और तब वो तीनों को कहती है कि तुम लोग कुछ देर के लिए रुक जाओ, और वो उन जंजीरों को तोड़ने लगती है, जिसमें सैम को वहां पर एक बकरी भी नजर आती है, और वो लोग मेसी के फोटो निकालते हैं। और तब वो मेसी को कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, और वहां पर मेसी कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जिसमें तीनों वहां पर दूर से उसके फोटोज निकालते हैं। और मेसी के साथ वो सभी लोग आसमान में पूर्णिमा का चांद देखते हैं, जिसमें मेसी को उसके भेड़िए ने काटा था ये चीज याद आता है, और वो वहीं पर उल्टी कर देती है, और फिर उसका शरीर बदलने लगता है, जिसमें वो बदलकर खुद एक भेड़िया बन जाती है। और तब वहां पर हैरी अकेला रॉन के साथ उसके फोटो निकालता है, जिसमें रॉन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन हैरी समझ जाता है कि अब देर हो चुकी है। और बाहर बो को हैरी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसमें सैम उनके पीछे आता है, और रॉन के साथ बो वहां से भागती है, जिसमें सैम और बो उस जगह से बाहर आते हैं, और रॉन वहां पर अटक कर मदद मांगता है। और तब सैम उसका कैमरा लेकर कहता है कि मेसी का एक एक फोटो लाखों में जाएगा, और वहां से रॉन को भेड़िया पकड़कर खींच लेता है। और तब बो और सैम वहां से भागते हैं, जिसमें उस जगह से भेड़िया भी बाहर आता है। और तब तक सैम और बो वहां से बाइक पर भागते हैं, लेकिन सामने ट्रक आने से दोनों नीचे गिर पड़ते हैं, और वहां ट्रक का मालिक दोनों पर चिल्लाता है, और तब भेड़िया उसे मार देता है, और वो दोनों जंगल के रास्ते से भागते हैं, जिसमें भेड़िया उनके पीछे जाता है।
दूसरी तरफ डेविड ऑफिसर डिक के साथ अपने रेस्टोरेंट में खाना खाता है और तब डिक कहता है कि तुम्हारा खाना हमेशा की तरह परफेक्ट बना है। और वहीं पर डेविड देखता है कि बो और सैम वहां पर भागकर आ रहे हैं, जिसमें वो दोनों अंदर आकर रेस्टोरेंट को बंद करने लगते हैं। और तब वहां पर बो कहती है कि यहाँ का दरवाजा बंद कर दो वरना हम सब मारे जाएंगे। और तब डिक को वो कहती है कि यहाँ पर प्लीज मदद बुलाइए और वो डिक की गन देखती है। और तब वहां पर सैम को भागते हुए भेड़िया दिखता है और वहां पर डिक बो को पकड़कर गिरफ्तार करने चाहता है। और वहां पर सैम कहता है कि वो अंदर आ चुका है, जिसमें किचन के पीछे के दरवाजे से उन्हें आवाज आती है। और तब वहां पर बो छुप जाती है और बाकी सभी लोग उसी तरफ देखते हैं। और वहां पर भेड़िया कमरे में दाखिल होता है और वो आकर एक आदमी को मार देता है, जिसमें वो ये सबके सामने करता है। और तब उसकी पत्नी उसे रोकने जाती है और भेड़िया उसे भी मार देता है। और सैम इन सभी चीजों के फोटोज निकालता है और भेड़िया उसके पास आकर उसे भी खत्म कर देता है। और फिर वो डिक पर हमला करता है और तब वहां पर गलती से डिक डेविड को मार देता है। और बो के सामने डिक की पिस्तौल आती है और तब वो उसे ले लेती है, जिसमें भेड़िया उसके पास आता है और तब बो उसे मार देती है। और भेड़िया पास में तड़पने लगता है और बो वहां से सैम को देखती है। और तब सैम उसे उसका कैमरा देखता है, जिसमें बो देखती है कि सैम मर चुका है। और वहां पर भेड़िया के घायल होने पर फिर से वो मैजी बन जाती है और वो कहती है कि मुझे इस हालत में दुनिया के सामने मत छोड़ना और मुझे मार दो। और तब बो उसके पास आती है और वो उसे पिस्तौल देती है, जिससे मैजी खुदकुशी कर सके और बो उसकी तस्वीरें निकाल सके, जिसमें उसका प्लान उन फोटोज को लाखों डॉलर्स में बेचने का होता है। और मैजी वहीं पर खुद को गोली मारती है और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं पर खत्म होती है।